एक ऐसी दुनिया जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, एक नई दुनिया बल्कि महसूस की जाती हैं, जहां कल्पना जिंदा होती है। यहां हर मोड़ पर है ड्रामा, पावर और राज। आप देख रहे हैं एनके नॉवल नरेशन, जहां शब्द बनते हैं आपकी दुनिया। ब्रिंग वर्ड्स टू लाइफ। अध्याय 501। पूरा दर्शक वर्ग चौंक गया। सू यनुओ जीत गई। सू जिहान और उसकी 4 बहनें यंग होंगशान द्वारा लाए गए 11 उत्कृष्ट छात्रों के साथ सभी आंगन के केंद्र में सू यनुओ और वांग जियाओ को देख रहे थे। इन 11 छात्रों में से वांग जियाओ को मार्शल आर्ट में बहुत उच्च स्तर का माना जाता था। इन 11 छात्रों की उम्र 18 से 21 वर्ष के बीच थी। उनकी मार्शल आर्ट का स्तर प्राथमिक कक्षा 2 से लेकर मध्यवर्ती कक्षा 3 तक था। ये परिवार की ये यून इस बार ड्रैगन देश से बाहरी क्षेत्र में आने वाले छात्रों में सबसे प्रतिभाशाली थी, जिसने 2 दिन पहले ही ग्रेड 3 एडवांस्ड में प्रवेश प्राप्त किया था। ये यून को यंग होंगशान द्वारा ये परिवार के अड्डे पर वापस भेज दिया गया था और वह यहाँ नहीं थी। उपस्थित लोगों में मार्शल आर्ट का उच्चतम स्तर जोंगहाई के एक अन्य प्रमुख धनी परिवार शी परिवार के 21 वर्षीय शी चुवानयांग का था, जो ग्रेड 3 इंटरमीडिएट स्तर का था। भाई चुवानयांग, क्या आपको लगता है कि सू यनुओ वांग जियाओ को हरा सकती है? एक महिला सहपाठी ने आदरपूर्वक पूछा। जिया चुवानयांग ने कहा, वांग जियाओ एक मार्शल आर्टिस्ट हैं जिन्होंने एक ही बार में अस्थि संरक्षण पूरा कर लिया है। हालांकि वांग जियाओ प्राथमिक स्तर पर तीसरे ग्रेड की हैं, लेकिन उनके ऊपरी और निचले अंगों की हड्डियां पूरी तरह से संरक्षित हैं और उनके धड़ की 10 पसलियां भी संरक्षित हैं। वहीं सू यनुओ एक मार्शल आर्टिस्ट हैं जिन्होंने 3 बार अस्थि संरक्षण पूरा किया है और उनके निचले अंगों की हड्डियां पूरी तरह से संरक्षित हैं, साथ ही उनके ऊपरी अंगों की हड्डियों का एक हिस्सा भी संरक्षित है। ये कहना मुश्किल है कि इस मुकाबले में कौन जीतेगा, दोनों के पास जीतने का मौका है। हुओ यिकिंग ने मुंह बनाकर कहा, ये चुप रहने से कैसे अलग है। बोलने के बाद हुआ यिकिंग ने अखाड़े में सू यनुओ की ओर देखा। उसकी गहरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने कहा, वांग जियाओ सू यनुओ का मुकाबला नहीं कर सकती। जैसे ही ये 2 वाक्य बोले गए, किसी ने असंतुष्ट होकर कहा, हुओ यिकिंग, भाई चुवानयांग ने कम से कम उन कारणों का विश्लेषण तो किया कि वे सू यनुओ और वांग जियाओ के बीच परिणाम क्यों निर्धारित नहीं कर पाए। आपने तो सीधे सीधे कह दिया कि सू यनुओ जीतेगी। ये तो सचमुच कुछ न कहने के बराबर ही है। हुओ यिकिंग ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में होंठ सिकोड़ते हुए कहा, क्योंकि मैं पहले सू यनुओ से लड़ चुकी हूँ। वह तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। मेंग गाओयांग ने उपहास उड़ाते हुए कहा, छी, तुम तो सिर्फ दूसरी कक्षा में हो। जाहिर है तुम सू यनुओ को नहीं हरा सकती। वांग जियाओ तीसरी कक्षा में है, वह तुम्हारे जैसी कैसे हो सकती है। चलो शर्त लगाते हैं। मैं वांग जियाओ पर जीत की शर्त लगाता हूँ। शर्त यह है कि जो भी हारेगा वह कल सुबह सबको नाश्ता खिलाएगा। कैसा लगा हुआ यिकिंग? क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? मेंग गाओयांग भी जोंगहाई मार्शल आर्टिस्ट यूनिवर्सिटी से थे। वे वांग जियाओ के प्रशंसक थे। हालांकि वे सू चेन के भी प्रशंसक थे, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था कि सू चेन की बेटी उनकी देवी वांग जियाओ को हरा सकती है। मैं हिम्मत क्यों न करूं? शर्त तो शर्त होती है, हुआ यिकिंग ने बिना किसी झिझक के कहा। दरअसल उसने यह नहीं कहा था कि जब उसने सू यनुओ से लड़ाई की थी तो सू यनुओ उसे हरा नहीं पाई थी। अब सू यनुओ, जो मध्यवर्ती स्तर के द्वितीय चरण में पहुंच चुकी थी, भी उसकी प्रतिद्वंदी नहीं होगी। लेकिन वह जानता था कि सू यनुओ वांग जियाओ को हरा सकता है। अचानक पूरा माहौल 2 टीमों में बंट गया। इंपीरियल कैपिटल मार्शल आर्टिस्ट यूनिवर्सिटी के छात्र सू यनुओ के लिए जयकारे लगा रहे थे, जबकि जोंगहाई मार्शल आर्टिस्ट यूनिवर्सिटी के छात्र वांग जियाओ की जीत के लिए नारे लगा रहे थे। साउथ वेस्ट मार्शल आर्टिस्ट यूनिवर्सिटी के छात्र तटस्थता बनाए रखते हुए मौन रहे। सबको चिल्लाते देख सू जिहान और उसकी 4 बहनें भी जोश से चिल्लाईं, यनुओ आगे बढ़ो। सू यूयू, दूसरी बहन, आगे बढ़ो। मुझे विश्वास है कि तुम तीसरे ग्रेड वाले को हरा सकती हो। सू केक्सिन, दूसरी बहन, आगे बढ़ो। तुम सबसे अच्छी हो। सू यूतोंग, सू, चौथी कक्षा, आगे बढ़ो। सू यनुओ और वांग जियाओ के बीच द्वंद्व आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। दोनों ने अपनी बहुमूल्य कलाकृतियां निकाल लीं। सू यनुओ के पास ग्रेड 4 की बहुमूल्य कलाकृति फांटियन हलबर्ड थी। वांग जियाओ के पास ग्रेड 4 की बहुमूल्य कलाकृति क्लाउड प्लम स्पीयर थी। जैसे ही दोनों भिड़े, सू यनुओ तुरंत सुनहरी रोशनी से भर उठी और अपने फांटियन भाले को ऊपर उठाते हुए वांग जियाओ की ओर दौड़ी। पल भर में बिजली चमकी और आकाश में फैल गई। फांटियन हलबर्ड का उपयोग काटने के लिए कृपाण के रूप में किया जा सकता था, इसलिए यह 9-फोल्ड थंडर कृपाण मार्शल कौशल का उपयोग करने के लिए भी बहुत उपयुक्त था। सू यनुओ का चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। वांग जियाओ एक पल के लिए थोड़ी स्तब्ध रह गई, फिर तुरंत ही क्लाउड चेजिंग मार्शल स्किल के साथ आगे बढ़ी। दोनों के बीच हवा में ही झड़प हो गई। शुरू में वांग जियाओ सू यनुओ के प्रति नर्म रुख अपनाना चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे वह संघर्ष करती गई, उसे एहसास होता गया कि वह धीरे धीरे हार रही है।
इसके अलावा उसने ये भी पाया कि सू यनुओं के पास न केवल अविश्वसनीय आक्रामक मार्शल कौशल थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे, बल्कि रक्षात्मक मार्शल कौशल भी थे। उसने ये भी पाया कि रक्षात्मक मार्शल कौशल का एक प्रतिघात प्रभाव होता है। हालांकि सू यनुओं के लिए ये झटका उतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन वह अभी केवल द्वितीय श्रेणी की मार्शल आर्टिस्ट थी। इतनी शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमता होने के बावजूद भविष्य में क्या होगा? वांग जियाओ अब लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर सकती थी और न ही अपने प्रतिद्वंदी को कम आंकने की। अगर वह सू यनुओं को भी नहीं हरा सकी तो वह सू चेन के लिए सू यनुओं की मां लिन वानिक्सू से कैसे मुकाबला कर सकती है? इसके अलावा इतने सारे सहपाठियों के सामने वह अपनी इज्जत खोना नहीं चाहती थी। तीसरी कक्षा के प्राथमिक विद्यालय के छात्र का दूसरी कक्षा के माध्यमिक विद्यालय के छात्र से हारना बहुत ही अपमानजनक होगा। 9 गुना वज्र तलवार, चौथी परत। वज्र से 9 आकाश हिल उठते हैं। सू यनुओं की आवाज़ के समाप्त होते ही उसके हाथ में मौजूद फांगटियन भाले के चारों ओर बिजली का प्रभाव बढ़ गया। हालांकि वांग जियाओ ने इस समय तारा पीछा करने की मार्शल कला का प्रयोग किया था, जिससे उसे 10% से 40% तक क्षति में कमी और अजेयता प्राप्त हुई थी। लेकिन फिर भी सू यनुओं द्वारा गिराई गई बिजली से वह टकरा गई और हवा में उड़ गई। जमीन पर गिरते ही बिजली के झटकों से उसका पूरा शरीर लगातार कांपने लगा। उसने हाथ उठाने की कोशिश की और जोर से चिल्लाई, मैं आत्मसमर्पण करती हूँ। अगर बिजली का झटका जारी रहता तो वह नग्न अवस्था में दौड़ रही होती। सू यनुओं ने अपनी 9 गुना वज्र कृपाण मार्शल स्किल को प्रभावी ढंग से वापस खींच लिया। वह पास के एक पेड़ की शाखा पर कूदी, अपने फांगटियन भाले से वार किया और गिरे हुए पत्तों का एक बड़ा ढेर वांग जियाओ को ढक लिया, जो लगभग नग्न थी। फिर वह शांत भाव से नीचे उतरी और एक दोस्ताना मुस्कान के साथ जमीन पर लेटी हुई वांग जियाओ से कहा, वांग जियाओ, तुम हार मानती हो। ऐसा लगता है कि मैं चौथे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट को हराने के एक कदम और करीब आ गया हूँ। मैं सू यनुओ सचमुच चुना हुआ व्यक्ति हूँ। मैं वाकई अद्भुत हूँ। हालांकि वांग जियाओ को अब बिजली का झटका नहीं लग रहा था, फिर भी वह बिजली गिरने के बाद के प्रभावों से पीड़ित थी और लगातार कांप रही थी। उसके पीले होंठ लगातार थरथरा रहे थे। तुम इतने ताकतवर कैसे हो? ये बहुत ही भयानक था। अगर यह कोई असली लड़ाई होती तो वह निश्चित रूप से सू यनुओं के फांगटियन भाले से मारी जाती। कुछ देर पहले बिजली का झटका लगने के एहसास के बारे में सोचते ही उसकी सारी हड्डियां कांपने लगीं। सू यनुओं ने वांग जियाओ को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए अपने होठों को मुस्कान में बदलते हुए कहा, क्योंकि मैं अपने माता पिता की बेटी हूँ, बिल्कुल। एक अर्थपूर्ण मुस्कान के बाद सू यनुओ मुड़ी और सू यूयू और अन्य लोगों की ओर चल पड़ी जो डींग मारने के लिए तैयार होकर उसकी ओर दौड़ रहे थे। वांग जियाओ स्तब्ध रह गई। उसके दिमाग में अभी भी सू यनुओं के ये कहने का दृश्य गूंज रहा था, क्योंकि मैं अपने माता पिता की बेटी हूँ, बिल्कुल। सू यनुओ इतनी कूल और शानदार कैसे लग रही थी? उसके दिल में एक अलग ही भावना जागृत हुई। उसने सू चेन से शादी करने के बारे में सोचना बंद कर दिया। सू चेन की बेटी होना भी उसे काफी अच्छा लग रहा था। उसकी निगाहें दृढ़ हो गईं। उसने फैसला कर लिया, वह सू चेन की गोद ली हुई बेटी बनेगी। इस समय यंग होंगशान द्वारा लाए गए सभी लोग इस तथ्य से स्तब्ध थे कि दूसरी कक्षा की छात्रा सू यनुओ ने तीसरी कक्षा की प्राथमिक छात्रा के खिलाफ लड़ाई जीत ली थी। सू यनुओ जीत गया और लड़ाई 10 मिनट से भी कम समय तक चली। सू यनुओ जीत गई। सू यनुओ का वह आखिरी वार इतना शक्तिशाली कैसे था? बिजली तो बहुत ही घनी थी। यह अविश्वसनीय है। दूसरी कक्षा के एक छात्र ने तीसरी कक्षा के प्राथमिक छात्र को हरा दिया। अध्याय 502 क्या तुम मुझसे छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हो? जोंगहाई मार्शल आर्टिस्ट यूनिवर्सिटी के छात्र विशेष रूप से स्तब्ध थे। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। मेंग गाओयांग, जिसने पहले हुआ यिकिंग के साथ शर्त लगाई थी, ने अपनी आंखें मलकर और अपने गाल पर थप्पड़ मारकर यह जांचने की कोशिश की कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा है। तब उसे एहसास हुआ कि यह सब सच था। वह सपना नहीं देख रहा था। उनकी देवी वांग जियाओ वास्तव में सू चेन की बेटी सू यनुओ से हार गई थी। सू बहनों ने खुशी से ताली बजाए और जयकारे लगाए। सतर्क सू जेहान अपने कमरे में गई और वांग जियाओ के लिए एक बिल्कुल नई, कभी न पहनी हुई पोशाक ले आई, जिसके कपड़े बिजली गिरने से फट गए थे। इससे मेजबान परिवार की शिष्टता बरकरार रही। हुओ यिकिंग ने मेंग गाओयांग के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, मेंग गाओयांग, कल सुबह हमारे लिए नाश्ता लाना याद रखना। इतना कहकर वह सू यनुओ की ओर चल पड़ा। उसके सामने रुककर उसने उसे बधाई दी। छात्रा सू यनुओ, बधाई हो। मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा और तुम इतनी मजबूत हो गई हो। सू यनुओ ने हुआ यिकिंग की ओर देखा और उसे याद आया कि कैसे उसने बार बार उससे मुकाबला किया था और हर बार हार गई थी। उस समय वह केवल प्रथम श्रेणी की मध्यवर्ती छात्रा थी। अब वह द्वितीय श्रेणी की मध्यवर्ती स्तर की खिलाड़ी थी। हालांकि हुआ यिकिंग भी द्वितीय श्रेणी के प्रारंभिक स्तर से द्वितीय श्रेणी के मध्यवर्ती स्तर तक पहुंच चुका था, फिर भी उसे विश्वास था कि वह उसे हरा सकती है। उसने तुरंत उसे मुकाबले के लिए चुनौती दे दी।
युवा मार्शल आर्टिस्टों को एक दूसरे को युद्ध में परखने से ज़्यादा कुछ भी पसंद नहीं होता। हु यांकिंग ने स्वीकार कर लिया, लेकिन सू यनुओं के लिए ये चौंकाने वाली बात थी कि तीसरे दर्जे की प्रारंभिक खिलाड़ी वांग जियाओ को हराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो जाने के बावजूद वह फिर भी हुआओ यिकिंग से हार गई। उन्होंने कई बार एक दूसरे से मुकाबला किया और हर बार जब उसे लगा कि वह जीत सकती है तो हुआ यिकिंग ने उससे कुछ बेहतर प्रदर्शन किया और उसे हरा दिया। उन्होंने ये भी बताया कि वह किन क्षेत्रों में सुधार कर सकती है। ये देखकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि हुआ यिकिंग सू यनुओं से ज़्यादा ताकतवर होगा, जिसका मतलब है कि वह वांग जियाओ से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि मैच से पहले ही हुआ यिकिंग को पता था कि सू यनुओ ही जीतेगी। यह कोई तुक्का नहीं था, ये तो एक सच्चे विशेषज्ञ का निर्णय था। मुझे आश्चर्य है कि अगर हुआ यिकिंग और शी चुवानयान का मुकाबला होता तो कौन जीतता। बिल्कुल, मैं हुआ यिकिंग और शी चुवानयान के बीच मुकाबला देखना चाहता हूँ। शी तीसरे दर्जे का मध्यवर्ती मार्शल आर्टिस्ट है और उसने दूसरी अस्थि संरक्षण प्रक्रिया से अपनी नींव मजबूत की है, वांग जियाओ से कहीं ज़्यादा ताकतवर। इसके बाद कई छात्र हुआ यिकिंग और शी चुवानयान के बीच मुकाबला देखने के लिए उत्सुक हो गए। शी खुद भी उत्सुक थे और उन्होंने मुकाबले के लिए सहमति जताते हुए कहा कि वे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हुआ यिकिंग ने शी चुवानयान से कहा कि वह पूरी ताकत से लड़े, पीछे हटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर बच्चे मौज मस्ती कर रहे थे, अंदर यंग होंगशान सूये से उसकी हालत के बारे में पूछ रही थी। सूये ने अपने परिवार को अपनी सेहत में सुधार के बारे में चुप रहने के लिए कहा था, इसलिए जब यंग होंगशान वहां पहुंची तो सूये अभी भी बीमार लग रहा था, बीच बीच में खांस रहा था, पीला पड़ा हुआ था और सुस्त था। भाई सू, मुझे पता ही नहीं था कि आपको इतनी गंभीर चोट लगी है। क्या डॉक्टरों ने आपको देखा है? यंग होंगशान ने चिंता से पूछा। डॉक्टरों ने मेरी जांच कर ली है। चिंता मत करो भाई यंग, कुछ महीनों के आराम के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, सू ये ने खांसी के बीच जवाब दिया। ये परिवार को धिक्कार है। यंग होंगशान ने चाय की मेज पर हाथ पटका। उनसे आत्मा आलोचना लिखवाना तो बहुत हल्की सजा है। शिक्षा मंत्रालय इस ऋण को याद रखता है। चिंता मत करो भाई सू, मैं एक दिन इसे सुझाने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिलहाल ये परिवार शिक्षा मंत्रालय के लिए एक ऐसी महाशक्ति बना हुआ था जिसे वह हिला नहीं सकता था, लेकिन भविष्य एक अलग ही मामला था। सू ये ने फिर से खांसते हुए कहा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद भाई यंग। भाई सू, चूंकि आप अभी भी स्वस्थ हो रहे हैं, इसलिए मैंने जो साक्षात्कार आयोजित किया था उसे मैं रद्द कर रहा हूं। यंग होंगशान ने उस शाम पत्रकारों द्वारा सूये का साक्षात्कार कराने और उन्हें राष्ट्र के शिक्षा उपमंत्री के रूप में औपचारिक रूप से नियुक्त किए जाने की घोषणा करने की योजना बनाई थी। लेकिन सूये की गंभीर चोट को देखते हुए, जिसे महीनों तक उचित आराम की आवश्यकता थी, वह झिझक गया। सूये ने उसे हाथ हिलाकर मना कर दिया। रद्द करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इंटरव्यू संभाल सकती हूँ। यंग होंगशान हिचकिचाई, फिर सिर हिलाया। ठीक है, अगर आपको किसी भी समय अस्वस्थता महसूस हो तो मुझे तुरंत बता देना और मैं साक्षात्कार रोक दूंगी। वे अकेले ऐसे मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय नहीं थे जो छात्रों को हीरोज प्रतियोगिता देखने के लिए सीमावर्ती क्षेत्र में ला रहे थे, अन्य महाशक्तियों ने भी ऐसा ही किया था। अन्य सभी देशों ने अपने शिक्षा मंत्रियों और उपमंत्रियों के नामों की घोषणा पहले ही कर दी थी। ड्रैगन किंगडम पीछे नहीं रह सकता था। इसके अलावा सूये की पहचान का जल्द खुलासा करने से कुछ लोग हतोत्साहित हो सकते हैं। ठीक है, सूये ने सहमति जताई। उन्हें निश्चित रूप से अस्वस्थ महसूस नहीं होने वाला था, वे पूरी तरह से स्वस्थ थे। _O_tilde। इसके बाद यंग होंगशान ने पत्रकारों को सूये का साक्षात्कार लेने और फिल्म बनाने के लिए बुलाया। तब तक हुआ यिकिंग और शी चुवानयान के बीच की लड़ाई समाप्त हो चुकी थी, जिसमें शी हुआ से हार गया था। पूरी भीड़ स्तब्ध रह गई। सू यनुओं ने आश्चर्य से हुआ यिकिंग को देखा और सू जिहान और अन्य लोगों से कहा, अजीब बात है, हुआ यिकिंग इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? वह स्वयं भी बेहद शक्तिशाली थी, उसी पद पर तो लगभग अजेय थी। उसने न केवल तीसरी बार अस्थि संरक्षण के माध्यम से अपनी नींव मजबूत की थी, बल्कि उसने झांग दाओलिंग के शरीर संरक्षण स्वर्ण शास्त्र के 5 पृष्ठों की पहली परत में भी महारत हासिल कर ली थी, जिससे उसका शरीर एक बार फिर उन्नत हो गया था और वह 9 स्वर्ग वज्र ब्लेड के चौथे स्तर तक पहुंच गई थी। फिर भी वह हुआ यिकिंग से हार गई। मैच के दौरान उसे यह एहसास हुआ कि शी चुवानयान वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। फिलहाल वह उसे हरा नहीं सकती थी, लेकिन बोन टेम्परिंग में तीसरे रैंक के मध्यवर्ती स्तर के दूसरे खिलाड़ी शी चुवानयान भी हुआ यिकिंग से हार गए थे। शायद उसकी किस्मत कुछ खास अच्छी थी, सू जिहान ने फ्राउनिंग हुए कहा। ये दुनिया हमारी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ी है, इसलिए तीसरे दर्जे के अस्थि संरक्षण मार्शल आर्टिस्ट होने के बावजूद हमें अहंकारी नहीं होना चाहिए और न ही किसी प्रतिद्वंद्वी को कम आंकना चाहिए। हमें पूर्णता की खोज जारी रखनी चाहिए।
सू यनुओ ने दृढ़ता से सिर हिलाया, फिर अपने मुंह में लॉलीपॉप चबाते हुए बोली, थोड़ी देर में मैं जाकर हुआ यिकिंग से पूछूंगी कि वह सामान्य तकनीकों को पूर्णता तक कैसे पहुंचाता है। उसके दांव देखने में साधारण लगते थे, फिर भी उसने उन्हें चरम सीमा तक पहुंचाया। कमाल है, मैं उनसे पूछूंगा कि उस चरम सीमा तक पहुंचने के लिए वे कौन सा तरीका अपनाते हैं। सू जिहान ने सिर हिलाया। सू यनुओ की निगाहें तेजी से घूमी और वह चुपके से हुआ यिकिंग के पास जाकर दोस्ताना लहजे में पूछने लगी, हुआ यिकिंग, क्या आपके परिवार के पास कोई गुप्त कला है? तुम्हें ये पता चल गया? मुझे लगा था कि मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से छिपाया था, हुआ यिकिंग ने बनावटी आश्चर्य जताते हुए कहा। सू यनुओ उसे घूंसा मारना चाहती थी, उसने अभी अभी शी चुवानियांग को हराया था, कोई भी देख सकता था कि उसके पास एक गुप्त तकनीक है, फिर भी उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसे अभी पता चला हो। कितना दिखावा करता है, उसे मार पड़नी ही चाहिए थी। मैंने सुना है कि आप विदेश से आए एक एक्सचेंज स्टूडेंट हैं। क्या आपका परिवार विदेश में है? किस देश में? सू यनुओ ने अपनी उत्सुकता को काबू में रखते हुए हम सवाल पूछा। उसे थोड़ी चिंता थी कि उसके पिता ही रोज प्रतियोगिता में इस तरह के छिपे हुए विशेषज्ञों से न टकरा जाएं। हाँ, मैं एक एक्सचेंज स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं ड्रैगन किंगडम की नागरिक हूँ। जहाँ तक मेरी पिछली पढ़ाई की बात है, आप इतनी उत्सुक क्यों हैं? क्या आप मुझसे छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही हैं? हुआ यिकिंग ने पूरी गंभीरता से पूछा। अध्याय 503, हुआ यिकिंग की पृष्ठभूमि। सू यनुओ, पुरुष केवल मेरी तलवार की गति को धीमा कर सकते हैं। सू यनुओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने अपनी आंखें चौड़ी करके हुआ यिकिंग को सिर से पैर तक गौर से देखा। इसके बाद उसने सिर हिलाया, बाहें मोड़ी और कहा, माफ़ कीजिए, लेकिन आप मेरी पसंद के दायरे में नहीं आती। आपकी नज़र में आदर्श बॉयफ्रेंड कैसा होना चाहिए? बॉयफ्रेंड, ये क्या होता है? क्या मैं इसे खा सकती हूँ? क्या मैं इसे क्रेडिट कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ? क्या ये मुझे तरक्की और कामयाबी दिलाने में मदद कर सकता है? क्या ये मुझे हमेशा खुश रख सकता है? क्या सिंगल रहना अच्छा नहीं है? क्या मेहनत करना अच्छा नहीं है? क्या तरक्की और कामयाबी पाना अच्छा नहीं है? ऐसे सवाल पूछना तो अजीब बात है। ठीक है, क्योंकि तुम ये नहीं बताना चाहती कि तुमने पहले किस देश में पढ़ाई की है, तो मैं और नहीं पूछूंगी। उफ, कंजूस, इतना कहकर सू यनुओ ने बेपरवाही से मुड़कर चली गई। हुओ यांगकिंग ने एक लुक पहना, साथ ही एक आत्मचिंतन वाली तस्वीर भी। सू यनुओ के जाने के बाद कई सहपाठी हुआ यिकिंग से बात करने और उनसे ये पूछने के लिए जाना चाहते थे कि वह इतने शक्तिशाली कैसे बने, लेकिन सू यनुओ को मना कर दिए जाने पर उन्होंने पूछने की हिम्मत नहीं की। विशेषकर लड़कियां, वे जानते थे कि हुआ यिकिंग जानबूझकर विषय बदल रहा था और अपने पारिवारिक मामलों के बारे में बात नहीं करना चाहता था। हालांकि अधिक सतर्क सू युतोंग ने कुछ असामान्य देखा, इसलिए जब सू यनुओ लौटी तो सू युतोंग ने सू यनुओ से कहा, सू फोर्थ रैंक, वह लड़का तुम्हें पसंद करता है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सू यनुओ के चेहरे पर सवालिया निशान थे। उसने सू युतोंग के कंधे पर मुक्का मारा, हुओ यिकिंग की ओर देखा और बोली, बकवास बंद करो, ठीक है? मैं उसे भाई की तरह मानती हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे पसंद करने की? मैं उसे बता दूंगी कि चौथे रैंक के सू की कठोर मुट्ठी से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। क्या तुम उसे हरा सकते हो? सू युतोंग ने पूछा। भले ही मैं अभी उसे हरा नहीं सकती, लेकिन भविष्य में मैं उसे अवश्य कुचल दूंगी। सू यनुओ को इस बात का पूरा भरोसा था, क्योंकि उसका एक पिता है, सू चेन, जो असल में धोखा दे रहा है। सू यनुओ एक रानी बनने के लिए ही जन्मी है, पुरुष तो उसकी तलवार की गति को धीमा ही कर देते हैं। बोलते समय उसने चुनौती भरे लहजे में अपनी ठुड्डी हुओ यिकिंग की ओर उठाई। सू यू बैठक कक्ष से दौड़कर बाहर आए और आश्चर्य भरे चेहरे के साथ बोली, बड़ी बहन, छोटी बहन, छोटी बहन, छोटी बहन, बड़ी बहन, दादाजी का एक रिपोर्टर इंटरव्यू ले रहा है। दादाजी टीवी पर आने वाले हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, चलो देखने चलते हैं, सू केक्सिन ने खुशी से कहा। सू जिहान ने सभी को हॉल में ले जाया। चूंकि ये सहपाठी मेहमान थे और 5 सिस्टर्स मेजबान थी, इसलिए वे मेहमानों को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वे सभी को बैठक कक्ष में ले आई ताकि वे उनके दादा सू ये के साथ साक्षात्कार देख सकें। जब शी चुवानियांग और अन्य लोग यंग होंगशान के साथ आए थे, तब उन्हें यह नहीं पता था कि यंग होंगशान जिस सू ये से मिल रहे थे, वह शिक्षा मंत्रालय के उपमंत्री थे। अब रिपोर्टर का साक्षात्कार देखकर वे सभी चौंक गए। वांग जियाओ ने ईर्ष्या भरी निगाहों से सू परिवार की 5 बहनों को देखा, फिर चुपचाप सू जिहान के बगल में बैठ गई और फुसफुसाते हुए बोली, जिहान, हम प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च विद्यालय तक सहपाठी रहे हैं। हमारा रिश्ता अच्छा है ना? सू जिहान ने वांग जियाओ की ओर देखा, उसकी निगाहें उदासीन थीं। तुम क्या कहना चाहती हो? वांग जियाओ ने हंसते हुए कहा, क्या आपके पिताजी को गोद ली हुई बेटी की जरूरत है? मेरे बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, वह ऐसा नहीं करता और आप इसके लिए उपयुक्त नहीं हैं। तुम यह फैसला नहीं कर सकती, है ना? मेरे पिताजी से पूछो कि क्या उन्हें कोई धर्मपुत्री चाहिए।
मैं वादा करती हूँ कि मैं आज्ञाकारी रहूंगी। मैं फैसला कर सकता हूँ। उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। परिवार में पहले से ही बिग ट्रेजर, लिटिल ट्रेजर, 2 छोटे बच्चे और 5 बहनें हैं जो अपने पिता के स्नेह के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। और अब एक और धर्मपुत्री। इसके बारे में सोचना भी मत। जैसे ही वांग जियाओ अपनी बात जारी रखना चाहती थी, सू जिहान ने वांग जियाओ द्वारा पहने गए परिधान पर उदासीनता से नजर डाली और कहा, क्या आप अब ये परिधान मुझे वापस करना चाहती हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वांग जियाओ ने आज्ञाकारी भाव से चुप हो गई। आसपास कोई दुकानें नहीं थीं और वह घर से निकलते समय अतिरिक्त कपड़े भी नहीं लाई थी। अगर वह सू जिहान को वही कपड़े लौटा देती जो उसने पहन रखे थे, तो उसे हवा में ही रहना पड़ता। यंग होंगशान को सूर्य की सेहत की चिंता थी, इसलिए उन्होंने रिपोर्टर से साक्षात्कार का समय जितना हो सके कम करने का अनुरोध किया और मुख्य बिंदुओं को कवर करते ही साक्षात्कार समाप्त करने को कहा। इसलिए ये साक्षात्कार शीघ्र ही सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। जब यंग होंगशान अनिच्छुक छात्रों को वापस लेकर लौटी, तब रात के 10 बज चुके थे और काफ़ी देर हो चुकी थी। हुओ यिकिंग के जाने से पहले उसने अपने फ़ोन पर वीचैट ऐप पर एक नज़र डाली। वीचैट पर संदेश उनकी परदादी का था, प्रिय किंग, कैसा रहा? क्या तुम उस लड़की को मनाने में कामयाब हुए? बड़ी चाची का तरीका काफ़ी अच्छा था, है ना? हुओ यिकिंग ने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर टाइप किया, असफलता। इस समय लगभग 18 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित एक समृद्ध और शांत विदेशी द्वीप पर सुबह के 8 बज रहे थे और सुबह का सूरज धीरे धीरे धरती पर फैल रहा था। एक सुगंधित आंगन में बने चिड़ियों के पिंजरे जैसे बिस्तर पर एक खूबसूरत बुजुर्ग महिला प्रसन्नतापूर्वक अपने फ़ोन की स्क्रीन पर टाइप कर रही थी। कुछ अक्षर टाइप करने के बाद उसने सेंड बटन दबा दिया। वह वीचैट का इस्तेमाल कर रही थी, जो ड्रैगन कंट्री में सबसे लोकप्रिय चैट सॉफ्टवेयर है। उसकी चैट विंडो के शीर्ष पर प्रदर्शित उपनाम प्रिय किंग था। वह वास्तव में हुआ यिकिंग से बात कर रही थी। उसने जो संदेश भेजा वह था, प्रिय किंग, असफलता ही सफलता की जननी है। आगे बढ़ते रहो, बड़ी चाची तुम्हारा समर्थन कर रही हैं। तुम निश्चित रूप से इस साल के अंत से पहले उन्हें नए साल का जश्न मनाने के लिए घर ला सकते हो। हुओ यिकिंग, यह मुश्किल है। वह पूरी तरह से मार्शल आर्ट पर केंद्रित है और वह बहुत तेजी से प्रगति कर रही है। बूढ़ी मैडम जियांग, तेजी से तरक्की करना बहुत अच्छा है। इससे तुम्हारे माता पिता के तुम दोनों के रिश्ते को मंजूरी देने की संभावना बढ़ जाएगी। मार्शल आर्ट में रुचि होना भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे तुम्हारे पास बात करने के लिए और भी कई विषय होंगे। क्या तुमने हमेशा यही नहीं कहा था कि तुम्हारे माता पिता ने जिन लड़कियों से तुम्हारा परिचय कराया वे बहुत उबाऊ थीं? कि तुम्हारी रुचि सिर्फ मार्शल आर्ट में थी? अब तो सब ठीक है, तुम और ये लड़की एक दूसरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो। बड़ी चाची तुम्हारे लिए दुआ कर रही हैं। हुओ यिकिंग, बड़ी चाची, तो फिर कोई दूसरा तरीका आजमाए। आपने पहले जिस तरीके का जिक्र किया था, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, यह न केवल कारगर नहीं हुआ, बल्कि इससे उसे ये भी लगने लगा कि मैं कंजूस हूँ। बूढ़ी मैडम जियांग, कंजूस? क्या तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए हैं? बड़ी चाची तुम्हें कुछ पैसे भेज देंगी। हुओ यिकिंग, नहीं, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास पैसे हैं। बूढ़ी मैडम जियांग, ओह, चूंकि पिछला तरीका काम नहीं आया, तो तानाशाह धनुष को मजबूर करता है, आजमाएं। यह जरूर काम करेगा। हुओ यिकिंग, मुझे उसके माता पिता, दादा दादी और नाना नानी मिलकर पीट पीट कर मार डालेंगे। उद्धरण चिन्ह, बुजुर्ग महिला जियांग, क्या उसका परिवार इतना ताकतवर है? क्या वे तुम्हें हरा सकते हैं? हुओ यिकिंग, 2 ग्रैंड मास्टर, और उनके पिता तो और भी रहस्यमय हैं। बूढ़ी मैडम जियांग, ओह ओह, तो उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि वाकई बहुत अच्छा है, एक बोनस पॉइंट। कैसा रहेगा ये? हीरो ने सुंदरी को बचाया। क्या आप अभी बाहरी क्षेत्र में नहीं हैं? आपको कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। जब ऐसा हो तो आप हीरो ने सुंदरी को बचाया वाला सीन कर दीजिए, कोई भी महिला इसका विरोध नहीं कर सकती। याद रखना, जब तुम हीरो सेव्स द ब्यूटी करो तो उसे बाहों में लेकर उतरते समय घूमना मत भूलना, थोड़ा दिखावा करना। उसे लकड़ी के गट्ठे की तरह यूं ही मत उठा लेना। हुओ यिकिंग को लगा कि उसकी बड़ी चाची के सुझाव पूरी तरह अविश्वसनीय थे। क्या ये सू यनुओं को खतरे में डालने के बराबर नहीं था? कदापि नहीं। उसने झटपट टाइप किया, बड़ी चाची, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। आपसे बाद में बात करूंगा। बूढ़ी मैडम जियांग, एक पल रुके, प्यारे किंग, क्या आपको वह व्यक्ति मिल गया है जिसे बड़ी चाची ने आपको ढूंढने के लिए कहा था? इस बार मैंने तुम्हें खासतौर पर ड्रैगन कंट्री में पढ़ाई के लिए इसलिए भेजा था ताकि तुम बड़ी चाची को किसी को ढूंढने में मदद कर सको। डेटिंग करने के चक्कर में जरूरी कामों को मत भूलो। हुओ यिकिंग, मैं भूली नहीं हूँ। मैं जांच कर रही हूँ। मुझे थोड़ी सी जानकारी मिली है। चिंता मत करो। ये देखकर बूढ़ी मैडम जियांग ने टाइप करना बंद कर दिया और घबराकर सीधे हुआ यिकिंग को फ़ोन किया। अध्याय 504, मेरी बेटी के साथ तैराकी प्रतियोगिता। प्रिय किंग, क्या अब तुम्हारे पास कोई सुराग है?
क्या वह व्यक्ति अभी भी आसपास है? बूढ़ी मैडम जियांग ने चिंता से पूछा। हुओ यिकिंग ने कहा, मैं बड़ी चाची द्वारा दिए गए परतों पर गई और एक घाटी में कुछ सुराग मिले, लेकिन वह व्यक्ति अब घाटी में नहीं था। ऐसा लगता है कि वे चले गए हैं। वे कहाँ गए, यह मुझे अभी तक पता नहीं चला है। 50 साल से ज्यादा हो गए हैं और लोग बदल जाते हैं। साथ ही उस जमाने में न तो घर का पंजीकरण होता था और न ही निगरानी, इसलिए उन्हें ढूंढना आसान नहीं है। लेकिन बड़ी चाची, चिंता मत करो, मैं खोज जारी रखूंगी। जब तक कोई सुराग मिलेगा, मुझे पूरा यकीन है कि मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। वाह वाह वाह! बूढ़ी मैडम जियांग इतनी उत्साहित थीं कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने झट से आंसू पोंछे और हिदायत दी, यिकिंग, जल्दबाजी मत करो। शेंग परिवार को बिल्कुल भी पता मत चलने देना। सावधानी से आगे बढ़ो। ठीक है, मैं समझ गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सू चेन की तरफ से मेहमानों को विदा करने के बाद रात के 10 बज चुके थे, जो ड्रैगन देश में सुबह के 2 बजे थे। अगर यह अतीत की बात होती तो बेटियां बहुत पहले ही सो गई होतीं, लेकिन आज सब लोग देर से उठे और आज रात बहुत कुछ हुआ, इसलिए बेटियां अभी तक सोई नहीं थीं। उनमें से प्रत्येक ने कहा कि वे नहाने और सोने से पहले पूल में एक चक्कर तैरना चाहते हैं। पिता सू और माता सू, लिन काइवू और लू बियुन, साथ ही मू शेंगिंग और कुओ क्याओ हुई, सभी आराम करने के लिए अपने कमरों में वापस चले गए। बिग ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर, दोनों बच्चे दूध पीने के बाद गहरी नींद में सो गए। सू चेन लिन वानिक सू, मू जिकिंग और अपनी 5 बेटियों को तहखाने में स्थित इंडोर स्विमिंग पूल में ले गया। इस पूल में आज सुबह ही सफाईकर्मी ने पानी भरा था। ये बहुत साफ और स्वच्छ था। फिलहाल कमरे का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था और पानी भी गर्म था। पहुंचते ही बेटियां उत्साह से अपने स्विमसूट बदलने चली गईं। स्विमसूट बदलने के बाद वे सब पूल में कूद पड़ीं और खुशी खुशी खेलने लगीं। क्योंकि बेटियां मौजूद थीं, इसलिए लिन वानिक्सू और मू जिकिंग ने मौन रूप से ऐसे स्विमसूट पहने जो उनकी बेटियों के स्विमसूट की तरह ही रूढ़िवादी थे। सू चेन, एक पुरुष होने के नाते उसे बस बोर्ड शॉर्ट्स पहनने की जरूरत थी। दिन भर की भागदौड़ के बाद पूल के गहरे हिस्से में डुबकी लगाना और तैरना बहुत सुखद और ताजगी भरा था। बेटियां आज तीनों मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों के उत्कृष्ट छात्रों के साथ हुई बातचीत के बारे में बातें कर रही थीं। उन्होंने हुआ यिकिंग के बारे में चर्चा की। सू यनुओ तैरकर सू चेन के पास गई और उसे हुआ यिकिंग की स्थिति के बारे में बताया और अंत में बोली, पिताजी, इस बार वीर प्रतियोगिता में भाग लेते समय आपको सावधान रहना होगा। कुछ लोग देखने में बहुत साधारण लगते हैं, उनकी मार्शल आर्ट तकनीक भी बहुत साधारण होती है, लेकिन उनकी ताकत बहुत जबरदस्त होती है। वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता को कोई नुकसान उठाना पड़े। डिंग, बधाई हो मेजबान, अब आपके सामने एक विकल्प है। पहला विकल्प, सू यनुओ से कहो, ठीक है पिताजी, ध्यान देंगे। इनाम, हुआ यिकिंग की पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी की एक प्रति। विकल्प 2, सू यनुओ से कहो, यनुओ, चाहे प्रतिद्वंदी अपनी ताकत छुपा रहा हो या कुछ और, वह तुम्हारे पिता यानी मुझे नहीं हरा सकता। तुम्हारे पिता सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट हैं। इनाम, मध्यम स्तर का तैराकी कौशल। विकल्प 1 के लिए पुरस्कार के रूप में हुआ यिकिंग की पृष्ठभूमि की जानकारी दी गई थी। आज रात उनकी मुलाकात युवा हुआ यिकिंग से हुई थी और उनका स्वभाव बहुत ही खास था, जो यंग होंगशान द्वारा आज रात लाए गए अन्य युवकों और महिलाओं से अलग था। हालांकि हुआ यिकिंग बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन उसे अपनी पृष्ठभूमि में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। विकल्प 2 ने मध्यवर्ती तैराकी कौशल को पुरस्कृत किया। उसे तैरना आता था, तो इंटरमीडिएट स्विमिंग स्किल से उसे क्या अतिरिक्त अंक मिल सकते थे? उसने तुरंत पूछा, सिस्टम, इंटरमीडिएट स्विमिंग स्किल में क्या क्या शामिल है? होस्ट, अगर आप इंटरमीडिएट स्विमिंग स्किल को समझ लेते हैं तो आप सभी प्रकार की शानदार तैराकी शैलियों में महारत हासिल कर लेंगे और आपकी तैराकी की गति दुनिया में सबसे तेज होगी। इसके अलावा पानी के अंदर आपकी सांस रोकने का समय 1 घंटे तक हो सकता है। चाहे स्विमिंग पूल में तैरना हो या गहरे समुद्र में, होस्ट सबसे शानदार व्यक्ति होगा। वह पानी के अंदर 1 घंटे तक अपनी सांस रोक सकता था। सू चेन चौंक गई, क्योंकि पानी के अंदर सांस रोकने का मौजूदा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 22 मिनट का है। वह इससे 2 गुने समय से भी अधिक समय तक टिक सकता था। हालांकि अभी उसे सांस रोकने की इस कला की जरूरत नहीं है, लेकिन भविष्य में शायद उसे इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा इंटरमीडिएट स्विमिंग स्किल को समझने के बाद वह तुरंत ही तैराकी की विभिन्न शानदार मुद्राओं में महारत हासिल कर सकता था और उसकी तैराकी की गति भी दुनिया में सबसे तेज होगी। ये तो कमाल है। फिलहाल उसे तैरने का केवल एक ही तरीका आता था, जो कि सबसे सरल फ्रीस्टाइल और बैकस्ट्रोक था। ये सब उसने खुद ही सीखा था, उसे किसी पेशेवर शिक्षक ने नहीं सिखाया था। बचपन में वह अक्सर गर्मियों में अपने साथियों या वयस्कों के साथ जलाशयों में तैरने जाया करता था। पुरस्कारों के मामले में वह विकल्प 2 की ओर अधिक झुकाव रखता था और विकल्प 2 की सामग्री भी अधिक दबंग थी और महान सू चेन की बोलने की शैली के अधिक अनुरूप थी।
तो उसने तुरंत मुस्कुराते हुए सू यनुओ से कहा, यनुओ, चाहे प्रतिद्वंदी अपनी ताकत छुपा रहा हो या कुछ और, वो तुम्हारे पिता यानी मुझे नहीं हरा सकता। तुम्हारे पिता सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट हैं। इस व्यवस्था के साथ वह पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली राजा था। मानव जगत में सू चेन महान का ही राज चलता था। डिंग, बधाई हो मेज़बान, आपने सही चुनाव किया है। आपको विशेष रूप से इंटरमीडिएट तैराकी कौशल से पुरस्कृत किया जाता है। होस्ट, क्या आप इस कौशल को अभी सक्रिय करना चाहते हैं? सक्रिय करो। जैसे ही सिस्टम की आवाज़ धीमी हुई, विभिन्न तैराकी शैलियों के लिए बड़ी मात्रा में पेशेवर तरीके उसके दिमाग में समाहित हो गए और तैराकी से संबंधित उसकी शारीरिक क्षमताएं भी तेजी से बेहतर होने लगीं। 10 सेकंड बाद सू चेन ने अपनी आंखें खोलीं। इस समय पास ही में अपनी बेटियों को तैरते हुए देखकर वह तुरंत सोचने लगा कि कैसे और अधिक सहजता और सुंदरता से तैरा जा सकता है, इत्यादि। ऐसा लग रहा था मानो वह एक अनुभवी तैराक हो जिसने हर बार ओलंपिक तैराकी में स्वर्ण पदक जीता हो। सू यनुओ ने अपने पिता की बातें सुनी और पूरे आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि पापा सबसे अद्भुत हैं। पापा, क्या आप तैराकी प्रतियोगिता करना चाहते हैं? सू यनुओ ने हंसते हुए कहा। वह तैराकी में अजेय थी। सू चेन मुस्कुराए और सू यनुओ की ओर देखते हुए बोली, क्या तुम वाकई मुझसे मुकाबला करना चाहती हो? सू जिहान और अन्य लोगों ने सू यनुओ और सू चेन के बीच की बातचीत सुनी और मजाक में शामिल होने के लिए तैरकर वहां पहुंच गए। सू जिहान, पिताजी, यनुओ से प्रतिस्पर्धा मत कीजिए, वह तैराकी में बहुत अच्छी है। सू यूयू, पापा, दूसरी बहन पहले हाई स्कूल तैराकी लीग की चैंपियन रह चुकी है। दूसरी बहन से मुकाबला मत करो। दूसरी बहन, तुम पापा को तंग कर रही हो। मेरे यहाँ रहते हुए तुम बच नहीं पाओगी। हम्फ। सू यूतोंग, पिताजी, मुझे आप पर भरोसा है। आप निश्चित रूप से सू फोर्थ रैंक को हरा सकते हैं और सू फोर्थ रैंक के अहंकार को कम कर सकते हैं। सू केक्सिन ने उत्साह से कहा, चलो मैच खेलते हैं, चलो मैच खेलते हैं। सू यनुओ को कुछ सूझा और उसने शरारती अंदाज में सू चेन को आंख मारते हुए कहा, पिताजी, मैं आपसे मुकाबला करना चाहती हूँ, लेकिन हमची और रक्त शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, कोई बात नहीं। चूंकि उनकी बेटी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती है, तो चलिए एक मैच आयोजित करते हैं। सू चेन ने अभी अभी तैराकी का मध्यवर्ती कौशल सीखा था, इसलिए वह इसे प्रदर्शित करना और इस तैराकी कौशल से मिलने वाले रोमांच का अनुभव करना चाहता था। सू चेन और सू यनुओ तालाब के किनारे आ गए। सभी बेटियां किनारे पर आ गईं और लिनवानिक्सू और मूजिकिंग सू चेन का हौसला बढ़ाने के लिए वहां आ गईं। सू जिहान ने रेफरी की भूमिका निभाई और सीटी बजाए। रेस शुरू होती है, ये शब्द कहते ही सू जिहान ने सीटी बजा दी। अध्याय 505, शरीर को संयमित करने वाले 5 पृष्ठ। क्या स्वर्णिम शास्त्र ऐसा कर सकता है? इस बार सभी को फ्रीस्टाइल में तैरना था। सू यनुओ वाकई बहुत तेज थी। पानी में उतरते ही वह मछली की तरह तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन उनकी उड़ान भरने की शैलियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। सू यनुओ बनाम सू चेन। सू चेन ने स्पष्ट रूप से बहुत दूर छलांग लगाए। जब तक सू यनुओ पूल के बीच में पहुंची, तब तक सू चेन दीवार को छू चुकी थी। पापा जीत गए। हाहा, दूसरी बहन, तुम पीछे जा रही हो। छोटी बहन, तुम बहुत धीमी हो। पापा तो पहले ही बाहर जा चुके हैं। पापा सबसे अच्छे हैं। अपनी पूरी ताकत से तैरते हुए सू यनुओ मदहोश अवस्था में सतह पर आए, फिनिश लाइन की ओर देखा और निश्चित रूप से उसने सू चेन को डेक से हाथ हिलाते हुए देखा। सू यनुओ, मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मैं क्या कर रही हूँ? सू यूयू दौड़कर आए और सू चेन से उसे सबसे कठिन स्ट्रोक, बटरफ्लाई सिखाने के लिए कहा। सू जिहान और अन्य लड़कियां भी सीखना चाहती थीं, इसलिए सू चेन सहमत हो गए और उन्होंने अपनी बेटियों को एक एक करके प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। तितली की आकृति सबसे सुंदर और मनमोहक स्ट्रोक है, मानो कोई तितली अपने पंख फैला रही हो। सभी लड़कियों को यह बहुत पसंद आया, लेकिन इसे सही तरीके से करना मुश्किल है। सौभाग्य से उनके पिता एक पेशेवर कोच थे, कोई समस्या नहीं हुई। सू चेन आधी रात तक अभ्यास करती रही। अब उसकी हर बेटी बटरफ्लाई स्टाइल में तैर सकती थी, बस उनकी गति में अंतर था। सू चेन ने उन्हें सोने के लिए भेज दिया। काफी रात हो चुकी थी। अनिच्छा से लड़कियां चली गईं। लड़कियों के चले जाने के बाद लिनवानिक्सू और मूजिकिंग ने एक दूसरे को देखा, चेंजिंग रूम की ओर दौड़ी और दोनों ने ही एक एक बोल्ड और सेक्सी स्विमसूट पहन लिया। पूल के किनारे पर पीठ टिकाकर, बाहों को आराम से किनारे पर टिकाए हुए, सू चेन ने देखा कि 2 खूबसूरत तितलियों को चेंजिंग एरिया से बाहर उड़ते हुए देखा गया। उनकी काली आंखों में विस्मय की एक झलक दिखाई दी। निश्चित रूप से उनके लिए उन सूटों का चयन करना बिल्कुल सही था। प्रत्येक सूट उनकी आकृति को पूरी तरह से निखार रहा था। हर सही जगह पर घुमावदार, मुश्किल से काबू में आने वाला। वह पुरानी कहावत बिल्कुल सटीक थी, पीपा के पीछे आधा छिपा हुआ रहस्य का हल्का सा आभास ही आंखों को सबसे ज्यादा भाता है। 2 हल्की छपछपाहट की आवाज सुनाई दी जब महिलाएं दोनों ओर से पानी में कूदी और उसकी ओर सरकती हुई आगे बढ़ीं। जब वे सतह पर पहुंचे तो सू चेन ने चाहा कि काश वह समय को रोक पाता। नजारा बेहद खूबसूरत था।
स्विमिंग पूल सचमुच पुरुषों का स्वर्ग है। पतिदेव, आज रात आप कुछ अलग लग रहे हैं, लिन वानिक्सू ने फुसफुसाते हुए कहा और करीब आ गई। सू चेन ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसके गाल पर हल्का सा चुंबन किया। कुछ देखा? आज जिंग पैलेस पुस्तकालय में झांक दाओलिंग के शरीर को मजबूत बनाने वाले स्वर्ण शास्त्र के 5 पृष्ठ की पहली परत का अध्ययन करने के बाद उन्होंने स्नान करते समय अपने शरीर में दूसरी बार तीव्र वृद्धि देखी। उसने इसका जिक्र तक नहीं किया था, फिर भी उसकी वानिक्सू को इसका एहसास हो गया था। ऐसा लगता है कि उनकी पत्नी उनके शरीर को उनसे बेहतर जानती थी। पतिदेव टिल्डर टिल्डर, लिन वानिक्सू की आवाज मीठी हो गई। क्योंकि वे पानी में थे, म्यूजिकिंग का साहस बढ़ गया। उसने दूसरी तरफ से सू चेन के चारों ओर अपनी बाहें डाल दीं। उस रात सू चेन ने रचनात्मक जलीय तकनीकों पर एक मास्टर क्लास आयोजित की। अगली सुबह जब महिलाएं सो रही थीं तभी पुरुष एक साथ उठे। वे अभ्यास करने और बातचीत करने के लिए प्रशिक्षण हॉल में एकत्र हुए। वू शेंगिंग के चेहरे को छोड़कर हर किसी के चेहरे पर गहरी संतुष्टि का भाव था। लिन काइवू तो विशेष रूप से हवा में उड़ने के लिए तैयार लग रहा था। अगर उसकी पूंछ होती तो वह सीधी ऊपर की ओर उठी होती, और वह मुस्कुराना बंद नहीं कर पा रहा था। स्पष्टतः पिछली रात उन्हें इसका भरपूर लाभ मिला था। आखिरकार सूये और लिन काइवू दोनों ने ही शरीर को मजबूत बनाने वाले स्वर्ण शास्त्र के 5 पृष्ठ की पहली परत को पार कर लिया था। उनके शरीर में दूसरी बार भी तेजी से विकास हुआ था। बुरी लिन, इतने उत्तेजित क्यों हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने ड्रग्स ले रखी हो, वू शेंगिंग ने हैरानी से कहा। लिन काइवू हंसा। अब मुझे समझ आया कि वे शिखर ग्रैंडमास्टर 5 पन्नों का अभ्यास क्यों करते रहते हैं, जबकि वे जानते हैं कि इससे उनकी जान जा सकती है। ये तकनीक तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। और ये तो सिर्फ पहली परत है। 5वीं परत की कल्पना कीजिए, क्या इसका प्रभाव दोगुना हो जाएगा? इसके बारे में सोचते ही उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। वू शेंगिंग को लगा कि उसे किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है। चूंकि लिन काइवू ने कुछ नहीं बताया, इसलिए वह उनके बड़े भाई सूये के पास गया। सूये ने उसे चतुराई से स्पष्टीकरण दिया। वू शेंगिंग स्तब्ध रह गया। क्या 5 पन्ने ऐसा कर सकते हैं? धिक्कार है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने 1 अरब रुपये खो दिए हों। वह दौड़कर आया, सू चेन की बाँह सहलाने लगा और चापलूसी करते हुए बोला, चेन चेन, मुझे तुरंत 5 पृष्ठ सिखाओ। अगर बाद में कोई शॉर्टकट स्पिरिट फ्रूट मिल जाए तो अपने पिता मुँह को याद रखना। तुम्हारे पिता मुँह फिर से विकास करना चाहते हैं, अगर तुम मेरी बात समझ रहे हो तो। जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं। सू चेन मुस्कुराए और सिर हिलाया। एक पुरुष होने के नाते वह इस बात को पूरी तरह समझता था। पुरुष न केवल गुर्दे की शक्ति बल्कि विकास की संभावनाओं को भी प्राथमिकता देते हैं। क्योंकि महिलाओं को बड़े कद के पुरुष पसंद होते हैं। किसी भी हिट सीओ रोमांस को देखें, उसका आदर्श पुरुष अमीर, स्वतंत्र, मजबूत भुजाओं वाला और लगातार 7 राउंड तक लड़ने में सक्षम होता है। जब सू चेन वू शेंगिंग को निर्देश दे रहे थे, दूसरी ओर ये परिवार के अध्ययन कक्ष में दीपक पूरी रात जलता रहा। ये चांग क्यू, ये शाओपिंग और ये जिनरोंग अभी भी अपनी कलम चबा रहे थे। बड़े भाई, मुझे अपना वाला उधार दे दो ताकि मैं उसकी नकल कर सकूं। मुझे कोई और शब्द नहीं सूझ रहा, यह असंभव है। ये चांग क्यू ने कराहते हुए ये शाओपिंग की आत्मा आलोचना की ओर हाथ बढ़ाया। ये शाओपिंग ने कागज पर हाथ पटकते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। अगर पिताजी को पता चल गया कि ये दोनों एक जैसे हैं तो उन्हें लगेगा कि मैंने तुम्हारी नकल की है और वे मुझसे 10,000 शब्दों का एक और निबंध लिखवा देंगे। क्या तुम मेरे लिए लिखोई? ये चांग क्यू, उसने छत की ओर देखते हुए गहरी सांस छोड़ी। मैं मर रहा हूँ, ये निबंध मुझे मार रहा है। मैंने अपनी साहित्यिक प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल कर पूरे दृश्य का वर्णन कर दिया है, लेकिन मैं 4000 पर अटक गया हूँ, आगे नहीं लिख सकता। मैं और क्या लिखूं? मुझे इतनी नींद आ रही है कि मैं मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पा रही हूँ। ये जिनरोंग ने अपनी पलकें झपकाईं। दूसरे भाई, नींद की बात मत करो, तुम मुझे भी नींद दिला देते हो। मुझे अभी भी 6000 की जरूरत है। 10,000 शब्दों की आत्मा आलोचना मार से 100 गुना ज्यादा दर्द देती है। मानसिक पीड़ा। कॉफी का अब कोई फायदा नहीं। कोई अच्छी खबर है क्या? जैसे कि सूये और सू चेन कल रात धमाके में मारे गए, या किसी प्राकृतिक आपदा में उनकी मौत हो गई, या हिल्टन परिवार के हाथों उनकी मृत्यु हुई। ये शाओपिंग ने अपना फोन निकाला। ये रहा एक वीडियो जो आपको जगा देगा, टीवी पर देखें। ये वही इंटरव्यू है जो पत्रकारों ने कल रात सूये के साथ किया था जब यंग होंगशान उन्हें लेकर आई थी। सूये पूरे समय पीला पड़ा हुआ दिख रहा था और इतनी खांस रहा था मानो अभी गिर पड़ेगा। अध्याय 506। टीम के सदस्य एकत्रित हुए, सू चेन और भी शक्तिशाली हो गया है। तीसरा अपडेट। तीनों ने टेलीविजन पर प्रसारित क्लिप देखने के बाद ये जान लिया कि यह शिक्षा मंत्रालय की ओर से केवल एक चेतावनी थी। सूये को उपमंत्री के पद पर पदोन्नत किए जाने की घोषणा ताकि ये और सू परिवार, साथ ही साथ कोई भी अन्य व्यक्ति जो उनसे द्वेष रखता हो, उन पर जल्दबाजी में हमला करने की हिम्मत न करे।
लेकिन जब उन्होंने सूर्य का एकदम सफ़ेद चेहरा देखा जो पूरे साक्षात्कार को सहन करने के लिए अपने दांत भींच रहा था, और साक्षात्कार समाप्त होने से पहले उसकी आखिरी खांसी देखी, तो वे तुरंत चौकन्ने हो गए। ये चाणक्ययु ने अपनी बाहें चौड़ी करते हुए ठुड्डी ऊपर उठाए। मैंने तुमसे कहा था कि सूर्य इतना ताकतवर नहीं हो सकता। उन परिस्थितियों में मुझे हराने की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। मुझे लगा था कि उसे ठीक होने में आधा साल लगेगा, लेकिन उसे देखो, कम से कम 2 या 3 साल लगेंगे, अगर कभी ठीक हो भी पाए तो। उसने अपनी बुनियाद ही तोड़ दी है, उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर बनना उसके लिए नामुमकिन होगा। हाँ, बहुत बढ़िया, अपनी आत्मा आलोचना लिखने में वापस लग जाओ। सूर्य के दुख के आगे 10,000 शब्द कुछ भी नहीं हैं। लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। इस समय ग्रेट ईगल कंट्री के सीमावर्ती गढ़ ईगल सिटी के एक किले के अंदर एली हिल्टन, जो कल रात पहुंचे थे और आराम कर रहे थे, ये परिवार द्वारा भेजे गए क्लिप को देख रहे थे। ड्रैगन किंगडम के शिक्षा उपमंत्री के रूप में सूर्य का शपथ ग्रहण समारोह। स्क्रीन पर सूर्य को देखकर एली ने अपने होंठ सिकोड़े। सू चेन, तुम्हारे पिताजी तो अधमरे लग रहे हैं। देखते हैं अब तुम्हारा साथ कौन देगा, इस बार तुम बचकर नहीं निकल पाओगे। आज मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम ट्रानेस्टी से कभी जिंदा बाहर न निकल सको। तुम्हारे हाथ में जो यिंगजी टोकन है वही मेरी ट्रॉफी होगी। उस सुबह सू चेन ने मू शेंगिंग को शरीर को मजबूत बनाने वाले स्वर्ण शास्त्र के 5 पन्ने सिखाने के बाद नाश्ता बनाने चले गए। परिवार के साथ भोजन करते समय सू चेन ने बताया कि वह और लिन वानिक्सू आज एल्डयान से मिलेंगे, फिर ट्रांसटी के लिए रवाना होंगे जहां हीरोज असेंबली आयोजित की जाएगी। पिता सू, माता सू, सू जेहान और 5 बहनें, साथ ही लिन काइवू, ये सभी उनके साथ ट्रांटी जाना चाहते थे। सबसे पहले सू पिता और माता सू चेन और लिन वानिक्सू की रक्षा करेंगे, दूसरे वे 5 बहनों के क्षितिज को विस्तृत करेंगे। हालांकि मू शेंगिंग और मू जिकिंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पिता और बेटी के बीच एक नज़र के इशारे ने उनके मौन समझौते की पुष्टि कर दी। सू चेन और लिन वानिक्सू की सुरक्षा के लिए गुप्त रूप से विशेषज्ञों को भेजा जाएगा और ट्रांसटी के पास प्रशिक्षण के लिए सैनिकों को जुटाया जाएगा। अगर ट्रांसटी में कुछ भी गड़बड़ होती है तो उनकी सेनाएं तुरंत अंदर घुस सकती हैं। सू चेन ने पहुंचने के बाद अपने माता पिता से संपर्क करने की व्यवस्था की। प्रस्थान का सटीक समय अभी भी अज्ञात था। नाश्ते के बाद सू चेन और लिन वानिक्सू उस स्थान पर गए जहां एल्डयान ने संदेश भेजा था, ताकि 935 संगठन के बाकी सदस्यों से मिल सकें। इस बार सू चेन ने अपनी कीमती कलाकृति को पहले से ही कार में छिपा कर रख दिया था, इसलिए जब वे बाहर निकले तो उन्होंने और लिन वानिक्सू दोनों ने अपने हथियार अपनी पीठ पर लादे हुए थे। सू चेन को देखते ही टोंग दाकवान की आंखें चमक उठीं। वह दौड़कर उसके पास गया और उसकी निगाहें सू चेन की पीठ पर बंदी दिव्य भाले पर टिक गईं, मानो उसके मुंह से लार टपक रही हो। सू चेन, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह एक महान गुरु स्तर की अनमोल कलाकृति है। इसे देखकर ही मेरी आंखें जल उठती हैं। क्या मैं इसे 2-3 बार घुमा सकता हूँ? सू चेन ने हथियार कंधे से उतारा और मुस्कुराते हुए उसे सौंप दिया। लो। जैसे ही टोंग दाकवान ने इसे पकड़ा, उसकी बाहें ढीली पड़ गईं। कितना भारी है, मैं इसे लगभग गिरा ही देता। दिव्य भाले को कसकर पकड़े हुए उसने उसे लहराने की कोशिश की, लेकिन पाया कि ची और रक्त शक्ति को प्रवाहित करने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यह एक साधारण हथियार जैसा महसूस हुआ। वह अचंभित होकर सू चेन की ओर देखने लगा। क्या ये चीज़ अपने मालिक को पहचानती है? मुझे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। हाँ, ये बंधित है, सू चेन ने उत्तर दिया। वाह, एक ग्रैंड मास्टर स्तर की अनमोल कलाकृति जो अपने मालिक को पहचानती है। तुमने ये कैसे कर दिखाया? जब तुम मेरे जितने सुंदर हो जाओगे तब तुम भी ऐसा कर पाओगे। तो फिर मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शायद मैं कभी ग्रैंड मास्टर स्तर की कोई अनमोल कलाकृति हासिल नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत ही अद्भुत है। तभी उसकी नज़र लिन वानिक्सू की पीठ पर पड़ी विशाल तलवार पर पड़ी। अरे सू चेन, भाभी का हथियार भी कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये तो किसी 6ठे दर्जे की कीमती कलाकृति जैसी लगती है। ये हो सकता है। सू चेन मुस्कुराया। वाह, ओल्ड टोंग, आपकी भाभी की भी एक ग्रैंड मास्टर स्तर की अनमोल कलाकृति है, बर्फ की लुवान कृपाण। टोंग दाकवान पूरी तरह से स्तब्ध होकर देखता रहा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पीछे से दौड़ते हुए आ रहे यू क्याओनी और माओ जियानफेंग खबर सुनकर सदमे से जम गए। उनकी निगाहें दंपति के हथियारों पर टिक गईं। अरे, तुम दोनों के पास तो ग्रैंड मास्टर स्तर की कीमती कलाकृतियां हैं। ये तो शानदार है। चैंपियनशिप जीतने की हमारी संभावनाएं अचानक बहुत बढ़ गई हैं। सू चेन ने माओ जियानफेंग के माथे पर उंगली मारी। सुधार, हम चैंपियनशिप के पक्के दावेदार हैं। उनके टीम में होने से जीत निश्चित थी। तगड़े माओ जियानफेंग ने अपने सिर के पीछे हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल पक्का। भाई सू के साथ खिताब हमारा है। ड्रैगन किंगडम पर हमारा ही राज रहेगा।
एक तरफ खड़े होकर ये जिनसोंग ने अपने होंठ सिकुड़े और जिन चेंगजिन से बुदबुदाते हुए कहा, जो उसी तरह दूरी बनाए हुए था, इन्हें देखो, नारे लगा रहे हैं, मानो चिल्लाने से लड़ाई जीत ली जाती है। जिन चेंगजिन ने सुचेन की ओर भौहें चढ़ाते हुए कहा, 4 दिन का अंतराल, क्या तुमने ध्यान दिया? सुचेन पहले से भी ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा है। सच में, वह अपनी साधना छुपाता है, मैं उसका मार्शल रैंक नहीं देख सकता। क्या वह केवल 5वें रैंक का नौसिखिया नहीं है? वह कितना शक्तिशाली हो सकता है? ग्रैंडमास्टर स्तर की कीमती कलाकृति होने के बावजूद अंत में हम दोनों के बीच ही मुकाबला होगा, ये जिनसोंग ने उपहास उड़ाया। कल जब ये परिवार के 3 शिखर ग्रैंडमास्टर्स ने सूर्य को चुनौती दी तो केवल ये चांगकियू की तिकड़ी और ये किंगचेंग को ही पता था, बाकी सभी को अंधेरे में रखा गया था क्योंकि इसे फैलाना बहुत अपमानजनक होता। इस प्रकार ये जिनसोंग को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुचेन पहले ही 5वीं श्रेणी का उन्नत विशेषज्ञ बन चुका था और वह 6ठी श्रेणी के मध्यवर्ती मू शेंगिंग को आसानी से हराने में सक्षम था। जिन चेंगजिन ने कहा, चलो सुचेन और उनकी पत्नी का अभिवादन करने चलते हैं। मैं नहीं, ये जिनसोंग ने उत्तर दिया। तो मैं चला जाऊंगा। अच्छा। जिन चेंगजिन सुचेन के पास गए। सुचेन, मैं जिन चेंगजिन हूँ, हमारी टीम का कप्तान। क्या आप अपनी सटीक ताकत बता सकते हैं? इससे हमें टीम मैचों के लिए अपनी लाइनअप तय करने में मदद मिलेगी। टीम मुकाबले राउंड रॉबिन प्रारूप में होते हैं। टीम ए एक फाइटर उतारती है, टीम बी एक फाइटर उतारती है। विजेता बीच में ही छोड़कर वापस नहीं आ सकता या फिर दोबारा लड़ने के लिए रुक सकता है। डिंग, बधाई हो मेजबान, एक विकल्प आ गया है। विकल्प 1, अभी अपनी ताकत प्रकट करने से इनकार करें, इनाम एक शानदार शक्तिवर्धक गोली। विकल्प 2, अभी अपनी ताकत प्रकट करने के लिए सहमत हो, इनाम एक स्टोरेज स्पेस। अध्याय 507, शक्ति प्रदान करने वाली महान गोली। पहले विकल्प का इनाम एक बेहतरीन स्फूर्तिदायक गोली है। नाम देखते ही पता चल जाता है कि यह ऊर्जा और रक्त की पुनःपूर्ति के लिए है। मार्शल आर्टिस्ट के द्वंद्वयुद्ध के दौरान ची और रक्त अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट की ची और रक्त ऊर्जा वीडियो गेम में कौशल का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल होने वाली माना ऊर्जा की तरह है। माना ऊर्जा के साथ आप सभी प्रकार के शानदार कौशल का उपयोग करते रह सकते हैं, लेकिन इसके बिना आप केवल बुनियादी हमले कर सकते हैं और युद्ध शक्ति पूरी तरह से अलग होती है। हालांकि उसे ठीक से पता नहीं था कि यह अद्भुत शक्तिवर्धक गोली क्या थी। क्योंकि वह इसका हल नहीं निकाल सका, इसलिए उसने सीधे सिस्टम से ही पूछ लिया, सिस्टम, मैं इस शक्तिवर्धक गोली का उपयोग कैसे करूं? और यह एक बार में कितनी ऊर्जा और रक्त शक्ति बहाल कर सकती है? होस्ट, यह महान शक्तिवर्धक गोली अपने साथ एक स्लॉट स्टोरेज स्पेस लेकर आती है, जिसका अर्थ है कि यह सिस्टम के साथ संग्रहित होती है। इसकी कुल क्यूई और रक्त पुनर्भरण क्षमता 2 मिलियन है और यह होस्ट की क्यूई और रक्त शक्ति को एक बार में पूरी तरह से बहाल कर सकती है जब तक कि यह समाप्त न हो जाए। इसका उपयोग करने के लिए मेजबान को केवल अपने मन में ऊर्जा और रक्त की पुनःपूर्ति करें कहना होगा और ये तुरंत आपकी ऊर्जा और रक्त शक्ति को फिर से भर देगा। सुचेन अब 5वीं उन्नत श्रेणी में पहुंच चुका है और उसकी स्वयं की ची और रक्त शक्ति 100,000 है। इस अद्भुत शक्तिवर्धक गोली में 20 लाख ची और रक्त शक्ति है और यह एक ही बार में इसे पूरी तरह से भर सकती है। ये व्यावहारिक रूप से किसी खेल में विशाल स्वास्थ्य औषधि की तरह है। उसकी ची और रक्त शक्ति के आधार पर इसे 20 बार खाली किया जा सकता था और फिर तुरंत ही फिर से भरा जा सकता था। हीरोज प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इस चीज़ का उपयोग करना किसी दैवीय उपकरण के होने जैसा होगा। हालांकि आजकल बाजार में ऐसी कई चीज़ें मौजूद हैं जो ची और रक्त शक्ति को फिर से भर सकती हैं, जैसे कि आध्यात्मिक फल, आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और यहाँ तक कि कुछ लोगों द्वारा परिष्कृत आध्यात्मिक गोलियां, साथ ही रक्त पत्थर आदि। लेकिन इन चीज़ों से ऊर्जा और रक्त शक्ति की पुनःपूर्ति की मात्रा सीमित है। उसने कभी ऐसे आध्यात्मिक फल के बारे में नहीं सुना था जो एक ही बार में 100,000 क्यूई और रक्त शक्ति को फिर से भर सके। जहाँ तक रक्त पत्थरों की बात है, उन्हें पुनःपूर्ति करने के लिए व्यक्ति को रुककर उनके अंदर मौजूद क्यूई और रक्त शक्ति को अवशोषित करना पड़ता है, जिसमें सीधे स्पिरिट फ्रूट खाने की तुलना में अधिक समय लगता है। यहाँ तक कि आध्यात्मिक फल, आध्यात्मिक जड़ी बूटियाँ और आध्यात्मिक गोलियाँ जैसी चीज़ें खाने पर भी व्यक्ति तुरंत ही सारी ऊर्जा और रक्त शक्ति को अवशोषित नहीं कर पाता। भोजन पचाने की तरह ही इसमें भी पाचन प्रक्रिया होती है। इसलिए वे किसी मार्शल आर्टिस्ट द्वारा खोई गई ची और रक्त शक्ति को तुरंत पुनः भर नहीं सकते। इससे प्रतिद्वंदी को उन्हें हराने का समय मिल जाता है। लेकिन यह अद्भुत ऊर्जावर्धक गोली जो शरीर द्वारा पुरस्कृत की जाती है, तुरंत क्यूई और रक्त शक्ति को फिर से भर देती है। ये बहुत बढ़िया है। हालांकि उन्हें दूसरे विकल्प के लिए मिलने वाला इनाम यानी एक भंडारण स्थान भी पसंद आया। हालांकि अगर उसे वास्तव में दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो भी वह शक्ति प्रदान करने वाली उस बेहतरीन गोली को ही चुनेगा। इसके अतिरिक्त चुनाव की सामग्री के संबंध में शक्ति प्रदान करने वाली गोली का मतलब अपनी ताकत का प्रदर्शन करने से इनकार करना था।
वह इस समय अपनी ताकत दिखाना बिल्कुल नहीं चाहता था क्योंकि वह फिलहाल 5वीं उन्नत श्रेणी में था, जबकि बाहरी दुनिया की उसके बारे में धारणा अभी भी कुछ दिन पहले ये हाओयांग के साथ हुए द्वंद्व युद्ध पर टिकी हुई थी, जब वह 5वीं रैंक का शुरुआती खिलाड़ी था। इसके अलावा यहाँ ये परिवार के सदस्य भी मौजूद थे और राष्ट्रीय प्रतियोगिता व्यक्तिगत प्रतियोगिता के बाद आयोजित की जाएगी। वह जिन चेंगजिन को अपनी व्यक्तिगत क्षमता दिखाने के लिए व्यक्तिगत प्रतियोगिता के बाद तक पूरी तरह से इंतजार कर सकता था। इसलिए उन्होंने तुरंत अपना निर्णय लिया और जिन चेंगजिन से कहा, मैं हीरोज प्रतियोगिता की व्यक्तिगत प्रतियोगिता में भाग लूंगा। तब आपको स्वाभाविक रूप से मेरी ताकत का पता चल जाएगा। अभी इसे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। डिंग, मेजबान को बधाई हो, आपने सही चुनाव किया। आपको विशेष रूप से एक शानदार स्फूर्तिदायक गोली से पुरस्कृत किया जाता है। मिठाई, इतनी आसानी से चुनाव करना और इतनी शानदार क्यूई और ब्लड पिल प्राप्त करना, ये बहुत बढ़िया है। भविष्य में मैं लड़ाइयों के दौरान अपनी अल्टीमेट मूव्स का जितना चाहूं उतना इस्तेमाल कर सकूंगा। जिन चेंगजिन को सू चेन के मना करने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये सुनकर कि सू चेन हीरोज प्रतियोगिता की व्यक्तिगत प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा है, वह मोटे तौर पर समझ सकता था कि सू चेन अभी अपनी ताकत क्यों नहीं दिखाना चाहता था। इसका कारण ये जिनसोंग का यहाँ होना था। ये परिवार का कोई सदस्य इस व्यक्तिगत प्रतियोगिता में भाग ले रहा था, लेकिन ये जिनसोंग नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत प्रतियोगिता में भाग लेने से गंभीर चोट, विकलांगता या यहाँ तक कि मृत्यु का उच्च जोखिम था। इसलिए ये परिवार ने हीरोज प्रतियोगिता की व्यक्तिगत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 2 अन्य प्रतिभाशाली शिष्यों को चुना था ताकि ये जिनसोंग अपनी चरम क्षमता पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा कर सकें। जिन चेंगजिन ने सिर हिलाया और सू चेन से कहा, मैं आपको व्यक्तिगत प्रतियोगिता में अच्छे परिणामों की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। हमारे ड्रैगन देश को गौरव दिलाओ। ये ग्लोबल हीरोज प्रतियोगिता एक ऐसी प्रतियोगिता भी थी जिसमें प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय इकाइयों के रूप में प्रतिस्पर्धा की। इसे व्यक्तिगत प्रतियोगिता और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में विभाजित किया गया था। व्यक्तिगत प्रतियोगिता के लिए यिंगजी टोकन आउटलैंड्स में पाए गए, ठीक उसी तरह जैसे खेलों में गिल्ड टोकन पाए जाते हैं। उस समय यिंगजी टोकन प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रमुख सेनाओं ने आउटलैंड्स में जमकर लड़ाई लड़ी थी। असाधारण भाग्य वाले लोगों को छोड़कर प्रत्येक यिंगजी टोकन अनगिनत लोगों के खून से बना था। सू चेन के हाथ में मौजूद यिंगजी टोकन संयोगवश सू के पिता और सू की माता को मिल गया। उस समय पिता सू और माता सू ने अभी अभी एक जड़ी बूटी चुनी थी और एक बड़ी चट्टान पर आराम कर रहे थे। तभी माता सू को चट्टान के बारे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। फिर उस बड़े पत्थर को हटाने के बाद उसने उसके नीचे एक चमकता हुआ यिंगजी टोकन देखा। माँ सू ने उसे उठाया और ये देखने के लिए एक टुकड़ा चख कर देखा कि क्या ये वास्तव में प्रसिद्ध और अमूल्य यिंगजी टोकन है। जब उसे एहसास हुआ कि यह असली है, तो उसने तुरंत फादर सू से कहा कि इसे तुरंत हटा दें और ऐसा व्यवहार करें जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोनों ने इस बारे में तब तक बात नहीं की जब तक वे बेस पर वापस नहीं आ गए, जहां दंपति ने कंबल के नीचे फुसफुसाते हुए इसके बारे में बात की और पूरी रात उत्साह से बातें करते रहे। पिता सू अपने बेटे के लिए यिंगजी टोकन रखना चाहते थे, लेकिन माता सू ने कहा कि उनका बेटा मार्शल आर्टिस्ट नहीं है और इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। पिता सू ने कहा कि इसे अपने पोते के लिए बचा कर रखें, लेकिन माता सू ने कहा कि उनके बेटे की अभी शादी भी नहीं हुई है, तो पोता आएगा कहाँ से। पिता सू इसे रखने पर अड़े रहे, लेकिन माता सू ने कहा कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है और इसके अलावा हीरोज प्रतियोगिता बहुत क्रूर थी, वह निश्चित रूप से अपने परिवार को इसमें भाग लेने नहीं देंगी। अंततः मदर सू के कई प्रयासों के बाद, कई दौर के समझाने बुझाने के बाद फादर सू खुद को रोक नहीं पाए और अंततः उन्होंने यिंगजी टोकन को गुमनाम रूप से नीलामी के लिए रख दिया, जिसमें केवल ड्रैगन देश के लोगों को ही बोली लगाने की अनुमति दी गई। फादर सू का विचार था कि भले ही उनका अपना परिवार इसका उपयोग न कर सके, वे विदेशियों को इससे लाभ उठाने नहीं दे सकते। फिर नीलामी में इसे लिन यिंगजियान ने बहुत ऊंची कीमत पर खरीदा, जिसकी यह बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि वह लिन परिवार का नेतृत्व करते हुए शाही राजधानी के शीर्ष 3 परिवारों को चुनौती दे। अंततः ये सू चेन के हाथों में ही वापस आ गया। भाग्य सचमुच एक रहस्यमय चीज है टिल्डा। जब टोंग दाक्वान को पता चला कि सू चेन हीरोज प्रतियोगिता के व्यक्तिगत मुकाबले में भाग लेने जा रहा है, तो उसने सू चेन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, सू चेन, अगर तुम व्यक्तिगत प्रतियोगिता जीत जाते हो तो इस बार हम टीम प्रतियोगिता में सभी विरोधियों को हरा देंगे। हाँ हाँ, मैंने सुना है कि व्यक्तिगत प्रतियोगिता के विजेता को मिलने वाले पुरस्कार बेहद उदार हैं। वाकई शानदार। हालांकि मुझे ठीक से नहीं पता कि चैंपियन को क्या इनाम मिलता है, लेकिन मैंने सुना है कि व्यक्तिगत प्रतियोगिता के शीर्ष 10 विजेताओं के लिए ग्रैंड मास्टर स्तर की कीमती कलाकृतियां तो बस सबसे निचले स्तर के पुरस्कार हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चैंपियन को मिलने वाला इनाम कितना शक्तिशाली होगा। माओ जियानफेंग और अन्य लोग भी उत्साहपूर्वक इसके बारे में बात करने लगे। इसके बाद यान झेंगजुन, सू चेन और अन्य लोगों को इस टीम बिल्डिंग गतिविधि के स्थल पर ले गए, जो विशेष रूप से मार्शल आर्टिस्टों के लिए रॉक क्लाइंबिंग करने और आराम करने का स्थान था। सू चेन लिनवानिक्सु, टोंग दाक्वान और अन्य लोगों के साथ अच्छा समय बिता रहा था।
जिन चेंगजिन को सू चेन द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद ये जिनसोंग उससे मिलने गया और बोला, देखो उस सू चेन को तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं है, वह स्पष्ट रूप से टीम लीडर के रूप में तुम्हारा सम्मान नहीं करता। मुझे लगता है कि वह वास्तव में खुद नेता बनना चाहता है। जिन चेंगजिन ने उदासीनता से कहा, क्या आप वाकई कलह बोना चाहते हैं? ये जिनसोंग ने अपनी नाक रगड़ी और दूसरी तरफ देखने लगा, मानो उसने कुछ कहा ही न हो। अध्याय 508 वैश्विक लाइव स्ट्रीम। रॉक क्लाइंबिंग टीम बिल्डिंग गतिविधि समाप्त होने के बाद यान झेंगजुन सभी को दोपहर के भोजन के लिए ले गए। दोपहर के भोजन के दौरान यान झेंगजुन ने सू चेन और अन्य लोगों को बताया कि चूंकि विभिन्न देशों ने घरेलू स्तर पर मार्शल आर्ट के ज्ञान को लोकप्रिय बनाया है, इसलिए हीरोज प्रतियोगिता, जिसे मूल रूप से कम धूमधाम से आयोजित करने की योजना थी, राष्ट्रों के बीच चर्चा के बाद सर्वसम्मति से वैश्विक लाइव स्ट्रीम में बदलने पर सहमति बनी। न केवल व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का सीधा प्रसारण किया जाएगा, बल्कि टीम प्रतियोगिताओं का भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। वैश्विक लाइव स्ट्रीम से प्राप्त राजस्व का उपयोग देशों द्वारा संयुक्त रूप से एक वैश्विक मार्शल आर्टिस्ट फाउंडेशन की स्थापना के लिए किया जाएगा। ये फाउंडेशन व्यक्तिगत और टीम प्रतियोगिताओं के दौरान घायल या मृत प्रतिभागियों के साथ साथ भविष्य की प्रतियोगिताओं में विकलांग मार्शल आर्टिस्टों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। लिन वानिक्सू ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या व्यक्तिगत और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की लाइव स्ट्रीमिंग दर्शकों के लिए किसी प्रकार की नकारात्मक संवेदी उत्तेजना का कारण बनेगी? क्योंकि यह खेल आयोजनों से बिल्कुल अलग स्तर का मामला था। खेल आयोजनों में लाइव प्रसारण के दौरान हताहत होने की घटनाएं नहीं होती हैं। इस हीरोज प्रतियोगिता में प्रतिभागी संसाधनों के लिए लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेंगे। हालांकि घटनास्थल पर रेफरी मौजूद होते हैं, फिर भी चोटें और मौतें अपरिहार्य हैं। ये जनता के लिए बहुत ही हिंसक हो सकता है। यान झेंगजुन ने कहा, शाओलिन नेताओं ने आपकी चिंता पर विचार किया है। हालांकि हम मार्शल आर्टिस्टों के युग में प्रवेश कर चुके हैं, जो अतीत से अलग होना तय है। इसलिए उनका मानना है कि यह हीरोज प्रतियोगिता मार्शल आर्ट युग की क्रूरता को बढ़ावा देने और पूरी आबादी को इसे स्पष्ट रूप से समझाने का सबसे अच्छा तरीका है। एक ऐसे राष्ट्र के लोगों में जोश और लड़ने की भावना को जागृत करना जहां हर कोई मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है। लिन वानिक्सू ने सिर हिलाया। सू चेन के फोन की घंटी बजी। ये लिन काइवू का फोन था। वह फोन का जवाब देने के लिए निजी कमरे से बाहर निकला। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, ससुर जी की उत्साहित आवाज सुनाई दी। चेन, पापा को तुमसे कुछ कहना है। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि तुम्हारे हीरोज कंपटीशन का व्यक्तिगत मुकाबला विश्व स्तर पर प्रसारित होगा और एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी है। मुझे तो अभी अभी पता चला कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी होती है। अगर मुझे पहले पता होता तो पिताजी इसके लिए लड़ने में तुम्हारी मदद करते। तुम्हारी ताकत के साथ राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेना तो निश्चित ही होता। हालांकि पिताजी ने सुना कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोग बहुत ही खास लोग होते हैं जिन्हें राज्य द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुना जाता है। मैंने सुना है कि ये परिवार ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जगह पक्की करने के लिए भी बहुत प्रयास किए और उन्होंने वह जगह अपने परिवार के प्रतिभाशाली सदस्य ये जिनसोंग को दे दी। छी, ये जिनसोंग की ताकत तो केवल छठे मध्यवर्ती स्तर की है, वह तुम्हारे मुकाबले का बिल्कुल भी नहीं है। चेन, पिताजी उच्च अधिकारियों से बात करेंगे कि क्या मैं तुम्हें ये जिनसोंग की जगह इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ड्रैगन किंगडम का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजी कर सकता हूँ। सू चेन ने कहा, पिताजी, वानिक्सू और मैं दोनों राष्ट्रीय टीम में हैं। एल्डर यान ने अभी हमें लाइव स्ट्रीम के बारे में बताया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिन काइवू का चेहरा सदमे से भरा हुआ था। फिर वह गुस्से से उछलने लगा। वानिक्सू भी भाग ले रही है। उस बूढ़े यान ने मुझे एक शब्द भी क्यों नहीं कहा? वानिक्सू तो केवल 5वें दर्जे की नौसिखिया है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उसका भाग लेना उसे मौत के मुंह में भेजने से कम नहीं है। वह बूढ़ा बदमाश यान सचमुच वानिक्सू को मौत के मुंह में जाने दे रहा है। बिल्कुल नहीं, मुझे बूढ़े यान से बात करनी ही होगी। मैं वानिक्सू को किसी भी कीमत पर भाग लेने नहीं दे सकती। वह सू चेन को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता था क्योंकि सू चेन में वास्तव में क्षमता थी। सू चेन मू शेंगिंग के खिलाफ असली लड़ाई जीत सकता था, इसलिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। लेकिन उनकी बेटी लिन वानिक्सू, हालांकि उसने मज्जा शुद्धिकरण फल खाने के बाद अपनी मज्जा और शरीर को शुद्ध कर लिया था, 5वें दर्जे के शुरुआती स्तर तक पहुंच गई थी और उसके पास सुरक्षा के लिए एक ग्रैंड मास्टर स्तर की कीमती कलाकृति थी। फिर भी वह उनकी नज़रों में एक बच्ची ही थी। वह राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती थी। भाग लेने के लिए उसे कम से कम छठे स्थान पर होना आवश्यक था ताकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, अन्यथा यह आत्महत्या के समान होता। डिंग, मेजबान को बधाई हो क्योंकि उन्हें एक विकल्प का सामना करना पड़ा। विकल्प 1, लिन काइवू को बताएं कि लिन वानिक्सू के प्रतियोगिता में भाग लेने में कोई समस्या नहीं है और उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा।
इनाम: होस्ट बर्फ लुवान कृपाण की मार्शल तकनीक गेल ब्लेड की साधना विधि को प्रसारित कर सकता है। विकल्प 2, लिन काइवू को मत रोको। इनाम: हुआ यिकिंग की पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी की एक प्रति। इन दोनों विकल्पों, खासकर पुरस्कारों के बारे में सुनकर सू चेन ने भौहें चढ़ा लीं। पुरस्कारों में हुआ यिकिंग की पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी 2 बार क्यों दिखाई दी? पिछली बार यह जानकारी तब सामने आई थी जब उनकी बेटी ने हुआ यिकिंग के बारे में पूछा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि सिस्टम द्वारा इस तरह का इनाम देना सामान्य बात है। लेकिन अब उनकी पृष्ठभूमि की जानकारी दोबारा क्यों दिखाई दे रही है? ऐसा लगता है कि यह हुआ यिकिंग वाकई असाधारण है। हालांकि फिलहाल उन्हें हुआ यिकिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। विकल्प 1 का लाभ अधिक व्यवहारिक है। उन्होंने लिन वानिक्सू को गेल ब्लेड की बुनियादी साधना विधि पहले ही सिखा दी थी, लेकिन इसमें महारत हासिल करने में लंबा समय और अभ्यास लगेगा। ये देखते हुए कि हीरोज प्रतियोगिता कुछ ही दिनों में आयोजित होने वाली थी और उनके ससुर जी लिन वानिक्सू की युद्ध शक्ति को लेकर चिंतित थे, उन्होंने विकल्प 1 की सामग्री को प्राथमिकता दी। वह गेल ब्लेड की साधना विधि को सीधे लिन वानिक्सू को हस्तांतरित कर सकता था। इससे लिन वानिक्सू की युद्ध शक्ति में वृद्धि होगी। इसके अलावा उसके आसपास रहते हुए वह निश्चित रूप से अपनी पत्नी की जान को खतरे में नहीं पड़ने देगा। तुरंत ही उसने लिन काइवू से कहा, पिताजी, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के बारे में एल्ड यान ने स्वयं वानिक्सू और मुझसे पूछा था और हम दोनों सहमत हो गए। हम जानते हैं कि यह खतरनाक है, लेकिन पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं वानिक्सू की जान को बिल्कुल भी खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। इसके अलावा मैं वानिक्सू और ड्रैगन किंगडम को राष्ट्रीय प्रतियोगिता का चैंपियन खिताब जिताऊंगा। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, सू चेन की निगाहें दृढ़ थीं, क्योंकि एल्डयान ने उन्हें इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के महत्व के बारे में बताया था, क्योंकि ये देशों के बीच संसाधनों के वितरण से संबंधित थी। केवल एक मजबूत देश ही जनता की शांति सुनिश्चित कर सकता है। केवल एक मजबूत सेना ही देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। इसलिए वह टीम को राष्ट्रीय प्रतियोगिता का चैंपियन खिताब दिलाने के लिए निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा, ताकि चैंपियन की उपाधि से प्राप्त होने वाले विशाल संसाधन ड्रैगन साम्राज्य के हो जाएं, जिससे देश को अधिक बेहतर और मजबूत मार्शल आर्टिस्ट तैयार करने में मदद मिल सके। इस तरह भविष्य में जब नागरिक अराजक युद्ध क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे या उनसे बाहर निकलेंगे, तो उन्हें युद्ध के मैदानों से सुरक्षित गुजरने के लिए केवल ड्रैगन साम्राज्य के झंडे की आवश्यकता होगी। डिंग, मेजबान को चुनाव करने के लिए बधाई। विशेष पुरस्कार के रूप में मेजबान एक बार किसी एक नामित व्यक्ति को बर्फ लुवान कृपाण की मार्शल तकनीक गेल ब्लेड की साधना विधि प्रदान कर सकता है। क्या मेजबान अब किसी को नामित करना चाहेंगे? अभी के लिए नहीं, बाद में अपनी पत्नी वानिक्सू से मिलने के बाद वह इसे उसके लिए निर्धारित कर देगा। सू चेन की बातें सुनकर लिन काइवू की चिंता धीरे धीरे शांत हो गई। उसने गंभीर भाव से कहा, ठीक है चेन चेन, तुम्हारे कहने पर पिताजी को पूरा भरोसा है कि तुम वानिक्सू की रक्षा कर सकते हो। इसके अलावा उनकी बेटी और दामाद दोनों का इस हीरोज प्रतियोगिता की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेना लिन परिवार के लिए वास्तव में एक बड़ा सम्मान था। इसके अलावा उनकी बेटी के जिद्दी स्वभाव को देखते हुए वह निश्चित रूप से अपने वादे को पूरा करेगी। एक पिता के दृष्टिकोण से वह अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित था, लेकिन सू चेन के शब्दों से ऐसा लगा जैसे उसने कोई शामक दवा ले ली हो। और ड्रैगन किंगडम के नागरिक के दृष्टिकोण से उन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी बेटी की भागीदारी का पुरजोर समर्थन किया। देश के लिए योगदान देना और राष्ट्र को गौरव दिलाना। अध्याय 509, लिन काइवू का व्यावसायिक विचार। फिर लिन काइवू को सू चेन से बात करने के लिए जरूरी एक और बात याद आई। उसने अपने सिर पर हाथ मारा और कहा, चेन चेन, मुझे तुमसे एक और बात करनी है। पिछली बार हम दोनों ने सू स्किन केयर लाइन के बारे में बात की थी, याद है? लिंस कॉस्मेटिक्स ने इसे बनाने के लिए दिन रात मेहनत की है और बिक्री का लाइसेंस भी मिल चुका है। आपके पिता का मानना है कि व्यक्तिगत प्रतियोगिता और राष्ट्रीय वीर प्रतियोगिता दोनों का विश्वव्यापी सीधा प्रसारण किया जाएगा। ये हमारे सू ब्रांड को लॉन्च करने का एक बेहतरीन अवसर है। मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का एक सेट बनवा रहा हूँ। जब तुम व्यक्तिगत मुकाबलों में हिस्सा लोगे तो तुम इन्हें पहनोगे, जिन पर छाती और पीठ पर सू ब्रांड का नाम कढ़ाई किया हुआ होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? सू चेन मुस्कुराए। अच्छा लगा। उनके ससुर में व्यापार की बहुत अच्छी समझ थी, उन्होंने इस विचार को तुरंत अपना लिया। व्यक्तिगत दौर के प्रतियोगियों को वर्दी पहनने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए एक कस्टम पोशाक पूरी तरह से संभव थी। इसके अलावा सू चेन के पास ब्रांड के शुद्ध लाभांश का 70% हिस्सा था। व्यक्तिगत राउंड के वैश्विक लाइव स्ट्रीम के साथ सू ब्रांड एक ही झटके में विश्व मंच पर छा सकता है। सू चेन की सहमति मिलते ही लिन काइवू की आंखें खुशी से चमक उठीं। चेन चेन, क्या राष्ट्रीय टीम की वर्दी बन गई है? कोई प्रायोजक मिला? अगर नहीं तो लिंस कॉस्मेटिक्स आपको प्रायोजित करेगी और उस पर सू का लोगो लगा देगी। वाह, हम खूब पैसा कमाएंगे।
यह अपने आप में पहला मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट है और अब जबकि मार्शल आर्टिस्टों का ज्ञान दुनिया भर में व्यापक रूप से फैला हुआ है तो इसके दर्शकों की संख्या ओलंपिक या किसी अन्य खेल आयोजन की तुलना में कई गुना अधिक होगी। इसका प्रचार अभूतपूर्व होगा, सू चेन ने कहा। एल्डयान ने अभी तक इसका जिक्र नहीं किया है। मैं उनसे पूछूंगा। बहुत बढ़िया। प्रायोजन शुल्क चाहे जो भी हो, लिन परिवार इसे चुकाने के लिए तैयार है। ठीक है। फोन रखने के बाद सू चेन निजी भोजन कक्ष की ओर वापस चल पड़ा। दरवाजे पर उसे एक वेटर फलों की थाली लेकर आता हुआ मिला। उसने थाली में से एक चेरी टमाटर उठाया और वेटर के साथ अंदर चला गया। अपनी सीट पर वापस आकर सू चेन ने चेरी टमाटर लिन वानिक्सू को देते हुए कहा, पत्नी, इसे चखो, इसका स्वाद अच्छा है। जरूर। लिन वानिक्सू ने उसे लिया और उसमें से एक टुकड़ा खा लिया। इसके बाद सू चेन ने गेल ब्लेड की प्रारंभिक स्तर की साधना विधि को उसे हस्तांतरित करने के लिए निर्धारित किया। दूसरे निवाले के साथ ही लिन वानिक्सू ने अपने दिमाग में सूचनाओं का सैलाब उमड़ते हुए महसूस किया, ठीक वैसे ही जैसे उसने शरीर को मजबूत करने वाले स्वर्ण शास्त्र के 5 पन्ने और 9 स्वर्गों की वज्र तलवार को समझा था। उसने झटपट पूरा चेरी टमाटर अपने मुंह में डाल लिया, अपनी आंखें बंद कर लीं और उन जानकारियों को आत्मसात करने पर ध्यान केंद्रित किया। जब वानिक्सू अपनी समझ में मग्न थी तब सू चेन ने यान झेंगजुन से प्रायोजन के बारे में बात की। वर्दी तो बन चुकी है, लेकिन हमें पता नहीं था कि इसका वैश्विक प्रसारण होगा, इसलिए कोई प्रायोजक नहीं मिला। शियाओ सू, क्या आप इस बार हमें प्रायोजित करना चाहेंगे? मेरे ससुर के परिवार, लिन परिवार का यही विचार है। यान झेंगजुन मुस्कुराया। ठीक है, वैश्विक लाइव स्ट्रीम वास्तव में विज्ञापन का एक सुनहरा अवसर है। सुनो, लॉजिस्टिक्स विभाग के लियू को अपने ससुर जी से सारी बात करने दो। ठीक रहेगा, मेरे लिए काम करता है। सू चेन ने यान झेंगजुन और लिन काइवू को उनके नंबर दिए। यान झेंगजुन ने लॉजिस्टिक्स लियू को फोन किया, मामला समझाया और उनसे लिन काइवू के साथ प्रायोजन पर बातचीत करने को कहा। लियू ने खुशी खुशी सहमति दे दी। ये जिनसोंग ने सू चेन को यान झेंगजुन के साथ खुलेआम प्रायोजन पर चर्चा करते हुए देखा और मन ही मन उपहास किया। उन्हें संदेह था कि लिन परिवार कभी भी प्रायोजन शुल्क वापस कमा पाएगा या नहीं। इस समय पूरी दुनिया और ये परिवार लिन परिवार का गला घोंटकर उसे जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रहा था। लिन परिवार अब और क्या बेच सकता है? प्रतिष्ठा। तो फिर पैसे गंवाने के लिए तैयार हो जाए। इसके अलावा अगर आप किसी को स्पॉन्सर करने जा रहे हैं तो आप उस टीम को स्पॉन्सर करें जो चैंपियनशिप जीतेगी। लोग सिर्फ पहला स्थान ही याद रखते हैं, दूसरा, तीसरा या चौथा स्थान किसी को याद नहीं रहता। उसने तुरंत चुपके से अपने पिता को संदेश भेजा और ये परिवार को हीरोज प्रतियोगिता में ग्रेट ईगल कंट्री की राष्ट्रीय टीम के व्यापारिक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए कहा। जिसके पास थोड़ी भी समझ थी वह जानता था कि ग्रेट ईगल कंट्री ही राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतेगी। वह सू चेन के कुछ शब्दों से भ्रमित होकर यह नहीं सोचने वाला था कि लोनगुओ खिताब जीत सकता है। सू चेन और यान झेंगजुन की बातचीत खत्म होते ही लिन वानिक्सू ने अपनी आंखें खोलीं। कमरे में अचानक एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसके पीछे रखी बर्फ से बनी लुवान कृपाण लाल रंग की रोशनी से जगमगा रही थी। वह तेज हवा की शक्ति से भरे बवंडर में बदल गया। एक प्रचंड प्रेत लुवान पक्षी भंवर से चिल्लाया, उसके लाल पंखों ने पूरे निजी कमरे को ढक लिया। बंद खिड़कियां अचानक खुल गईं और बर्फ और आग का एक मिश्रण बाहर की ओर उमड़ पड़ा, जिसके केंद्र में वानिक्सू थी। बाहर खड़े राहगीर आश्चर्य से उनके भोजन कक्ष की ओर देखने लगे। ये कौन सी शक्ति है? ऐसा लगता है कि ग्रैंड मास्टर स्तर की एक अनमोल कलाकृति प्रकट हुई है। ग्रैंड मास्टर स्तर की एक अनमोल कलाकृति। यान झेंगजुन ने हाथ उठाया और एक रक्षात्मक अवरोध ने कमरे को सील कर दिया, जिससे बर्फ अग्नि की आभा तुरंत अलग हो गई और बाहर शांति बहाल हो गई। लिन वानिक्सू ने अपनी कलाकृति की शक्ति को नियंत्रित किया, जिससे वह दृश्य विलीन हो गया और स्थिति सामान्य हो गई। अब मेज पर बैठे लोगों में से केवल सू चेन ही ऐसी थी जो उसे हैरानी से नहीं देख रही थी। युकियाओनी दौड़कर वानिक्सू के पास पहुंची और बर्फ से बनी लुवान तलवार को मंत्रमुग्ध होकर देखने लगी। बहन वानिक्सू, आपकी बर्फ से बनी लुवान तलवार बिना लड़ाई के भी इतना शानदार दृश्य प्रस्तुत कर सकती है। सोचो युद्ध में ये कितनी शक्तिशाली होगी। सचमुच एक ग्रैंड मास्टर स्तर की अनमोल कलाकृति के योग्य। अद्भुत। माओ जियानफेंग ने कहा, मैंने देखा कि भाईसू द्वारा भाभी को चेरी टमाटर देने के बाद उन्होंने आंखें बंद कर लीं और जब उन्होंने आंखें खोलीं तो ये घटना सामने आई। क्या ये चेरी टमाटर कोई दुर्लभ फल है जिनमें कोई रहस्य छिपा है? जैसे ही उसने खाना खत्म किया वह खड़ा हो गया, एक चेरी टमाटर उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। जब उसने दूसरी प्लेट लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह खाली थी। सू चेन, लिन वानिक्सू और ये जिनसोंग को छोड़कर बाकी सभी ने चेरी टमाटर चट कर लिए थे। सभी के चेहरे पर ये तो लाजवाब है और कितना बढ़िया फल है जैसे भाव थे, यहाँ तक कि एल्डयान भी एक टमाटर खा रहे थे। धिक्कार है तुम लोगों पर। माओ जियानफेंग को पूरा खाना न छीनने का पछतावा हुआ। वह केवल एक ही टुकड़ा प्राप्त कर सका था।
जब बाकी लोग भी हाथापाई कर रहे थे, ये जिनसोंग ने भी एक टुकड़ा छीन लिया था, लेकिन उसने उसे अपनी आस्तीन में छिपा लिया था क्योंकि वह उसे खुलेआम खाने के लिए बहुत स्वाभिमानी था। खाना खाने के बाद यूकियाओनी ने संतुष्टि भरी सांस ली। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे अभी से थोड़ी ताकत महसूस हो रही है। सुचेन लगभग हंसते हंसते लोटपोट हो गया। वह लड़की सबको चिढ़ा रही थी। थाली में रखे चेरी टमाटर साधारण किस्म के थे, उनसे वैसा असर होने की कोई संभावना नहीं थी जैसा उसकी पत्नी को हुआ था। बस ख्वाब ही था, हा हा। अध्याय 510 अनन्य प्रायोजन प्राप्त करना। यूकियाओनी के बोलने के बाद अन्य लोगों ने भी अपनी बात रखी और कहा कि वे थोड़ा मजबूत महसूस कर रहे हैं। ये स्पष्ट नहीं था कि यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव था या वे जानबूझकर एक दूसरे के साथ शरारत कर रहे थे। सभी ने भोजन का भरपूर आनंद लिया। लिनवानिक्सु विशेष रूप से खुश थी क्योंकि वह जानती थी कि आइस फीनिक्स ब्लेड की प्रारंभिक साधना तकनीक, गेल ब्लेड की मार्शल आर्ट को समझने की उसकी क्षमता का थाली में रखे चेरी टमाटर से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि इसका पूरा संबंध सुचेन से था। भोजन के बाद यान जेंगजुन सभी को एक निजी जेट में बिठाकर ट्रांसिटी ले गए, जो हीरोज टूर्नामेंट का आयोजन स्थल था। ड्रैगन सिटी से ट्रांसिटी तक प्राइवेट जेट से उड़ान भरने में 2 घंटे का समय लगा। इस समय सुचेन के माता पिता पहले से ही ट्रांसिटी में खरीदारी कर रहे थे। वे पहले ही चले गए थे। चूंकि वहां हीरोज टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा था, इसलिए ट्रांसिटी पहले से ही गुलजार था। कई लोग वहां बस रहे थे और होटल की कीमतें आसमान छू रही थीं। सड़कों पर कई युवा लड़के लड़कियां नजर आ रहे थे, जिनके चेहरे जिज्ञासा और नए परिवेश को जानने की उत्सुकता से भरे हुए थे। इस समय सुचेन के माता पिता सु जेहान सहित 5 बहनों को एक कपड़ों की दुकान पर ले जा रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सु यनुओ ने सुझाव दिया था कि वे सभी सुचेन की व्यक्तिगत प्रतियोगिता में और फिर सुचेन और लिन वानिक्सु की राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता में उनका उत्साहवर्धन करने के लिए एक जैसी पोशाक पहने। पापा और मम्मी ने हमसे यह बात इतने लंबे समय तक छुपाए। उन्होंने हीरोज टूर्नामेंट की राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। ये तो अविश्वसनीय है। अगर इस प्रतियोगिता का वैश्विक लाइव प्रसारण न होता तो शायद हमें कभी पता ही न चलता, सु यनुओ ने जीभ चटकाते हुए हैरानी से कहा। जब वह बोल रही थी तो उसकी खूबसूरत आंखों में लालसा और प्रशंसा की चमक दिखाई दे रही थी। उसके मन के भीतर कहीं न कहीं एक आवाज उसे ये भी कह रही थी कि एक दिन वह, सु सिपिन, भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने देश का नाम रोशन करेगी। सुजिहान मुस्कुराए और बोली, ये पहले गोपनीय रहा होगा, इसलिए वे हमें बता नहीं पाए, वरना मम्मी पापा ने हमें बहुत पहले ही बता दिया होता। आप सभी को ये शैली कैसी लगी? इसके साथ ही सुजिहान ने नीले और सफ़ेद रंग की एक नई स्पोर्ट्स ड्रेस उठाए और सभी से पूछा। सुकेक्सिन ने कहा, बहन, ये पोशाक अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ विशिष्टता की कमी है। यह उतनी आकर्षक नहीं है। देखो, मैंने इसे चुना है, तुम्हें क्या लगता है? सुकेक्सिन ने पीले रंग की बेहद आकर्षक स्पोर्ट्स ड्रेस चुनी थी। सु यनुओ ने कहा, नहीं, पीला रंग प्रतियोगिता में हार का प्रतीक है, जो अशुभ होता है। मुझे लगता है कि यह रंग अच्छा है, चमकीला लाल, जो समृद्धि और उत्सव का प्रतीक है, और ये देखने में भी बहुत आकर्षक है। इसके साथ ही सु यनुओ ने चमकीले लाल रंग की स्पोर्ट्स ड्रेस चुनी। सु युयू ने पूछा, क्या ये लाल रंग थोड़ा ज्यादा भड़कीला नहीं है? सु युतोंग ने कहा, बहुत अच्छा, मुझे ये चटक लाल रंग पसंद आया। दादाजी और दादी जी, आपको कैसा लगा? शाओ युक्सियू मुस्कुराए और बोली, तो फिर लाल ही ठीक है। दादी को भी लाल रंग पसंद है। इस उम्र में वह अपनी युवावस्था में हल्के रंगों जैसे हल्का नीला, गुलाबी, हल्का पीला और हल्का बैंगनी को पसंद करने से लेकर चमकीले लाल रंग को पसंद करने लगी थी। शायद यह उनकी उम्र के कारण था, लेकिन अब उन्हें चमकीले लाल और सुनहरे रंग विशेष रूप से पसंद आने लगे थे, ऐसी चीजें जिन्हें वह युवावस्था में भद्दा मानती थीं। शाओ युक्सियू की बात मानकर अंततः यह तय किया गया कि सभी की वर्दी चमकीले लाल रंग की स्पोर्ट्स ड्रेस होगी। कपड़े खरीदने के बाद सु जेहान ने सभी को समर्थन ध्वज, बैनर, ग्लो स्टिक आदि जैसी कई छोटी छोटी चीजें खरीदने के लिए बुलाया। सु ये और शियाओ युक्सियू ने धैर्यपूर्वक अपनी पोतियों के साथ खरीदारी में उनका साथ दिया। लिन काइवू, यान चेंगजुन के लॉजिस्टिक सहायक, शियाओ लियू के साथ प्रायोजन संबंधी विवरणों पर चर्चा कर रहे थे, जबकि लू बियुन विला में हीरोज टूर्नामेंट के लिए सु चेन की व्यक्तिगत प्रतियोगिता वर्दी के पीछे सु अक्षर और ड्रैगन राष्ट्र के ध्वज का लोगो कढ़ाई कर रहे थे। कुछ ही समय बाद सु चेन के माता पिता अपनी 5 बहनों सु जेहान के साथ खरीदारी का सामान लेकर वापस आ गए। दादी, दादाजी, हम वापस आ गए हैं। हमने सब कुछ खरीद लिया है। दादी, आपकी कढ़ाई कैसी चल रही है? सुकेक्सिन ने अपना सामान गिरा दिया और उछलती हुई लू बियुन के पास गई, जो कढ़ाई मशीन पर सु की कढ़ाई कर रही थी। लगभग हो गया, लू बियुन ने कहा। वह जिस कढ़ाई मशीन का इस्तेमाल कर रही थी वह स्वचालित थी। स्वचालित कढ़ाई को पूरा करने में केवल कुछ मिनट लगे, लेकिन प्रारंभिक कार्य में समय लगा। उदाहरण के लिए, कंप्यूटर पर सु अक्षर का टेम्पलेट डिजाइन करना।
फिर कपड़ों पर सू अक्षर के लिए उपयुक्त स्थान निर्धारित करना, कढ़ाई मशीन पर कपड़ों को सुरक्षित करना, मोड को समायोजित करना इत्यादि। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद कढ़ाई पूरी करने में केवल कुछ ही मिनट लगे। इस समय तक सू अक्षर की कढ़ाई पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी और सू केक्सन ने खुशी से कहा, दादी, क्या आप हमारी वर्दी के पीछे भी सू लोगों की कढ़ाई कर सकती हैं? इससे हमारे सू ब्रांड का विज्ञापन भी हो जाएगा। जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लू बियुन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मैं कपड़े लेने जाती हूँ। सू केक्सन खुशी खुशी आज खरीदे हुए कपड़े लेने चली गई। सू चेन के माता पिता बैठक कक्ष में चाय पी रहे थे। सू ये को जब पता चला कि सू चेन विदेश में होने वाले हीरोज टूर्नामेंट में भाग लेने जा रही है, तब उसने इस 3 मंजिला विला को खरीदा था। चून की ट्रांसिटी, जहां हीरोज टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा था, एक कानूनविहीन शहर था जहां कोई नियम नहीं थे, इसलिए होटल में रहना निश्चित रूप से अपने घर में रहने जितना सुरक्षित नहीं था। हाँ, लिन काइवू जोर से हंसते हुए अध्ययन कक्ष से बाहर निकल गई। सू ये को देखते ही उसने पुकारा, भाई, बड़ी खुशखबरी। हाँ, हमारी लिन कॉस्मेटिक्स ने इस प्रतियोगिता में हमारी ड्रैगन नेशन की राष्ट्रीय टीम के लिए विशेष प्रायोजन अधिकार हासिल कर लिए हैं। 2 अरब, ये तो बहुत ही बढ़िया सौदा है। इस बार मैं अपने सू ब्रांड के स्किनकेयर उत्पादों को विश्व स्तर पर जबरदस्त तरीके से बिकवा कर रहूंगी। सू ये मुस्कुराते हुए बोली, सचमुच ये बहुत अच्छी खबर है। हमने सबसे पहले एक्सक्लूसिव स्पॉन्सरशिप अधिकार हासिल कर लिए हैं। जब चेन ड्रैगन नेशन टीम को चैंपियनशिप जिताएगी तो सू ब्रांड निश्चित रूप से विश्व स्तर पर लोकप्रिय हो जाएगा। अब ओल्ड मू को फ़ोन करो और उनसे कहो कि वे कच्चा माल तैयार करें और उत्पादन लाइन का विस्तार करें। राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू होने में अभी भी 11 दिन बाकी हैं, जो तैयारी के लिए पर्याप्त समय है। सू ये की बातें सुनकर लिन काइवू ने अपने सिर के पीछे हाथ मारा और कहा, सही कहा। अच्छा हुआ बड़े भाई ने याद दिला दिया, नहीं तो मैं इतना खुश हो जाता कि सबसे ज़रूरी बात ही भूल जाता। मैं अभी जाकर इसे संभाल लूँगा। हमारे सू ब्रांड के स्किनकेयर उत्पाद बेहतरीन हैं, मैं इन्हें जितना हो सके उतना स्टॉक करना चाहती हूँ। क्या लिन परिवार हिल्टन परिवार और ये परिवार जैसे परिवारों के घेरे को तोड़ पाएगा, यह इस बड़े प्रचार अभियान के प्रभाव पर निर्भर करता है। इसलिए भले ही इसमें $2 अरब खर्च हो जाएं, उन्हें ड्रैगन नेशन की राष्ट्रीय टीम के लिए विशेष प्रायोजन अधिकार हासिल करने ही थे। विशेष प्रायोजन के साथ ड्रैगन नेशन की शक्तिशाली राष्ट्रीय टीम को देखने वाले अन्य परिवार प्रायोजक के रूप में शामिल होने के पात्र नहीं रह जाएंगे। चूंकि उनके दामाद सू चेन इसमें शामिल थे, इसलिए उन्हें विश्वास था कि इस बार कोई चमत्कार जरूर होगा और सू चेन निश्चित रूप से ड्रैगन नेशन टीम को इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीत दिलाएंगे। योजक चिन्ह। इसी बीच सू परिवार के अड्डे पर सू फैंग ने सूही के अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर दस्तक दी। पिताजी, इस हीरोज टूर्नामेंट के व्यक्तिगत और राष्ट्रीय टीम दोनों मुकाबले विश्व स्तर पर लाइव प्रसारित किए जाएंगे। मैंने अभी आधिकारिक अधिकारियों से हमारी राष्ट्रीय टीम के लिए प्रायोजन अधिकार हासिल करने के बारे में बात की, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिन परिवार ने पहले ही विशेष प्रायोजन अधिकार ले लिए होंगे। हम इसमें शामिल नहीं हो सकते। ये लिन काइवू सचमुच एक लापरवाह आदमी है। कौन विशेष प्रायोजन अधिकार लेगा? अगर उन्हें नुकसान हुआ तो क्या होगा? लिन परिवार ने ऐसे लापरवाह आदमी को अपना मुखिया बना लिया है, लगता है उनका तो बुरा हाल होने वाला है।